ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैं मेनली डायनामिक प्रोग्रामिंग पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लोगों को मसला उससे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रीडी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड पे जाके एक पास्ट मिनट भी कर लेंगे, उसके अंदर ग्रीडी का जिक्र भी आ जाएगा, लेकिन ग्रीडी भी ज़रूरी है, तो दोनों ही करना है। लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी आपसे, लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगे। तो पहले डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात ही करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में कर ये रहे होते हैं कि जो पहले रिजल्ट्स हमने कैलकुलेट किए हैं, मतलब लेट्स कंसिडर कि फिबोनाची के अंदर हमने इस तरह से जब ट्री बनता है, मैं DFS टाइप शेट कर रहा हूँ कि मैं लेफ़्ट मोस्ट सारी कैलकुलेशंस करके आ गया हूँ। मैंने 5 के अंदर पहले लेफ़्ट कॉल भेजी हुई है, तो वो 4 कैलकुलेट करता है, 4 3 कैलकुलेट करता है, 2 कैलकुलेट करता है, 2 1 कैलकुलेट करता है, और ऊपर फिर वापस रिटर्न करता है। अब इस केस के अंदर फिर बाद में 0 उसको मिलेगा 2 को, और 2 रिटर्न करेगा 3 को। अब जब 3 फिर से फिब 1 को कॉल दे रहे हैं, इसको फिर से कैलकुलेट करने की जगह चाहिए कि वो पुरानी कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न कर दे, वरना बिना वजह की बार बार आप कैलकुलेशंस कर रहे हो। तो इसी तरह से जब आप राइट साइड पे फिब 3 का ट्री बना हुआ है, वो लिटरली वही चीज़ है जो लेफ़्ट पे भी हुई है, तो उसके अंदर भी उसको फिब 3 की जो लास्ट रिटर्न वैल्यू थी वही रिटर्न करनी चाहिए। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बस यही है कि हम अपने कैलकुलेटेड रिजल्ट्स स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब भी बाद में जाके कभी फिर से वो सिचुएशन बने ना ट्री के अंदर, आपके रिकर्सिव ट्री के अंदर, तो आप उसको रीयूज़ कर पाओ। तो इसीलिए डायनामिक प्रोग्रामिंग में 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक होता है रिकर्सिव स्ट्रक्चर और दूसरा होता है कॉमन सब प्रॉब्लम्स। रिकर्सिव स्ट्रक्चर भी नेगोशिएबल है, कॉमन सब प्रॉब्लम ज़रूर होनी चाहिए, वरना आप बस स्टोर करी जा रहे हो, उसको कभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का इंटर होपफुली इतना तो पता ही होगा आपको। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की बात करते हैं, जिसको अगर आपको ये समझ आ गया, कुछ सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो ये वाला इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, बकाया सारी प्रॉब्लम्स हम स्पीड रन करके खाली टैबलेशन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओवर नैपसैक जो है वो बेसिकली यही है कि या तो आप चीज़ उठा सकते हो या नहीं उठा सकते, बाइनरी है। तो अगर मैं एक रॉबर हूँ, मैं इस किसी जगह पे आया हूँ, लूव हाइस्ट करने आया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस पड़ी हुई हैं, और आपके पास एक बैग है जो सिर्फ 4 किलोग्राम्स का वेट सपोर्ट कर सकता है। अगर आप ज़्यादा डालोगे फट के अंदर से चीज़ें निकल जाएंगी, सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा। तो अब आपके पास बड़ी टाइट कंस्ट्रेंट है कि 4 किलोग्राम मैक्सिमम इतना ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या मैं एक गोल्ड बार रख लूँ और साथ एक एमरल्ड रख लूँ, या मैं एक रूबी रख लूँ और साथ एक एमरल्ड रख लूँ, या फिर मैं खाली एक डायमंड पकड़ लूँ और एक एमरल्ड पकड़ लूँ, या और इसके अलावा कुछ पागलों वाली अप्रोचेस में कि आप खाली एक चीज़ पकड़ लो, कैपेसिटी पूरी ना करो। हम उनको ऑब्वियसली सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ तो इस वक्त तो ये काफ़ी इजी टू इन्फर है कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा मेरे लिए। लेकिन जब ये अरे बड़ी हो जाएगी तो इन्फर करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम एल्गोरिदम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। तो पहले हम ना उस एल्गोरिदम को मैं थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखाता हूँ इस छोटे डेटा सेट के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी ओवर नैपसैक में मसला हो रहा था। तो अगर ओवर नैपसैक समझ आ जाएगा, आपको आगे सारा कुछ समझ आ जाएगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग है ही खाली इस प्रॉब्लम के ऊपर बनी हुई बेसिकली, मतलब जितनी हमारे सिलेबस में कवर है। मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये समझ आ जाए आपके 90% सवाल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ना मैं पहला वाला जब एग्जामिन कर रहा हूँ कि क्या मैं डायमंड रखूँ या ना रखूँ, तो मेरे पास एक चॉइस आ गई है। तो जैसे हम NDFA वगैरह में करते थे ना, हमने 2 पैरेलल रियलिटीज़ बना ली हैं, 2 एक फॉर्क कर लिया। एक रियलिटी ऐसी है जिसके अंदर मैंने डायमंड उठाया था, एक है जिसके अंदर मैंने नहीं उठाया था। अब ये दोनों पाथ्स रन करेंगे रिकर्सिवली बकाया सारी ऑप्शंस के लिए, और एंड पे जाके उनके लीव्स बताएंगे कि एंड पे हमारे पास क्या क्या फाइनल आउटकम्स आ सकती हैं। तो वो जो एंड पे लीव नोट्स होंगे ना, वो हमें बता रहे होंगे टोटल पॉसिबल पेयर्स। जैसे रिकर्जन के अंदर हमने बचपन में बचपन कह रहा हूँ सेमेस्टर 3 में सेमेस्टर 3 में हमने पावर सेट वगैरह के देखे थे रिकर्सिव सॉल्यूशंस। तो उसके अंदर इसी तरह से होता था कि आप एक सिंगल स्ट्रिंग से शुरू करते हो, एंड पे जाके आपके पास ज़्यादा से 2 पावर n आ जाती हैं ऑप्शंस। तो इस तरह से कुछ। अब इतनी बात हो गई, इसके अलावा हाँ चलो ठीक है। अब एक केस है जिसके अंदर मैंने अपने 5 किलोग्राम के अंदर की 2 किलोग्राम्स की कैपेसिटी डायमंड स्टोर करने में रख लिए थे, और एक है जिसके मैंने नहीं उठाया था, मैंने चूज़ किया था नहीं मैं ये नहीं डालने वाला। अब इनके अंदर मज़ीद आपके पास अगली ऑप्शन आती है गोल्ड बार की बारी कि क्या इसको डालना या नहीं डालना।
अब राइट वाला जो सिनेरियो था ना, इसके अंदर मैं डायमंड डाल लिया हुआ था, अब मेरी कैपेसिटी ओवरफ्लो हो जाएगी, तो मैं इस वाली फंक्शन कॉल को रिजॉल्व नहीं करूँगा अपने एल्गोरिदम में, मैं ये चीज़ डालूंगा नहीं कि कभी ओवरफ्लो हो सके, ठीक है, तो इसको मैं इग्नोर करूँगा। तो इसी तरह से मैं आगे जाता जाऊँगा और सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लूँगा, एंड पे जाके इन सब फंक्शन कॉल्स से आपको एक रिटर्न वैल्यू आएगी कि कितनी मेरे पास वैल्यू आई थी, और वो ऊपर को प्रोपोगेट अप करेगी, ठीक है। अब हम रिकर्जन से ये करने वाले हैं। रिकर्जन के अंदर आप लेफ़्ट टू राइट जाने की जगह यूजुअली राइट टू लेफ़्ट जाते हो, क्योंकि राइट टू लेफ़्ट जाने के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए आपको 2 वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। तो एक आपको आई बनाना पड़ेगा, एक एन बनाना पड़ेगा हर फंक्शन कॉल में बाउंड्स बताने के लिए। तो ज़्यादा सिंपल यही रहता है कि आप राइट टू लेफ़्ट चले जाओ, तो इसलिए हम राइट टू लेफ़्ट में जाएंगे डायग्राम के ऑपोजिट, ठीक है। तो इसका कोड कुछ यूँ बनता है कि बेस केस ये है कि आप आउट ऑफ बाउंड चले गए हो, आप इतना लेफ़्ट आ गए हो कि अब अरे ही ख़त्म हो गया, तो i = -1 का केस आ गया। तो इस केस में तो आपने बस 0 रिटर्न कर देना कि आप कुछ भी यहाँ पे अवेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अभी इन बाउंड हो, ठीक है, अगर आप आउट ऑफ बाउंड्स नहीं कर, तो एक रेकरेंस बेसिकली ये कर रही है कि करंटली अगर मैं i आइटम्स कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब i+1 आइटम्स कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम मुझे कितनी वैल्यू मिल सकती है। अब इसके अंदर वही वाली चीज़ है जो हम रिकर्जन में कर रहे थे कि 2 सिनेरियोज बनते हैं, एक जिसके अंदर हम करंट चीज़ को स्किप करते हैं और एक जिसके अंदर करंट चीज़ को कंज्यूम करना। तो स्किप वाले सिनेरियो के अंदर आप बस आई की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देते हो ताकि वो अगली वाली आइटम पे चली जाए और वो आगे से रिकर्सिवली खुद ही कॉल करता रहेगा। और दूसरा केस है कि अगर हमारा वेट सपोर्ट करता है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था, यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, आगे जाकर मैंने सही किया हुआ, इस स्पेसिफिक स्लाइड में बस गलती है। वेट्स आई लेस देन इक्वल टू सी अगर सपोर्ट कर सकती है मेरी करंट बैग की कैपेसिटी, तो ये करो कि आप कंज्यूम कर लो और उसके अंदर आप अब रिटर्न वैल्यू में अगर ही रिटर्न करना होगा तो आप इस आइटम की वैल्यू प्लस आगे जो रेकरेंस आ रही है, रेकरेंस ये आ रही है कि अब मैं अगली आइटम पे चला गया और मेरी बैग की कैपेसिटी कम हो गई है, तो इन दोनों सिनेरियोस का जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर दो। तो इस तरह से रिकर्सिवली वो कैलकुलेट करके देता जाएगा। अब ये इस रेकरेंस के लिए जो रैपर फंक्शन है उसके अंदर हमने बस बेसिक सा i को n-1 से इनिशलाइज कर दिया, c को एज इट इज़ कैपेसिटी रख दिया और बस शुरू कर दिया। तो ये करेक्टली आपको सारा आंसर दे देगा। अभी तक हम डायनामिक प्रोग्रामिंग पे नहीं आए, ये बस एक ऐसा सोल्यूशन है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए रेडी है। ये एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करने के लिए। तो अब आपको पता ही है कि 2 अप्रोचेज़ हैं, एक है टॉप डाउन, एक है बॉटम अप। तो पहले टॉप डाउन या फिर मेमोराइजेशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक कॉमन सब प्रॉब्लम होना ज़रूरी है दोनों सूरतों में वैसे। तो इसके अंदर कॉमन सब प्रॉब्लम क्या बन सकती है, तो ये हमारे पास था सिनेरियो, तो क्या ही कॉमन सब प्रॉब्लम बन जाएगा। तो मैंने उनमें से एक पाथ के ऊपर इस वक्त जूम इन किया हुआ जो भी पिछले हम देख रहे थे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पाथ के अंदर मैंने रूबी लिया, एक पाथ के अंदर मैंने खाली गोल्ड ब्लॉक लिया हुआ है, और दोनों केसेस के अंदर मेरे पास करंटली 2 किलोग्राम्स की कैपेसिटी है और मेरे पास सेट ऑफ ऑप्शन सेम है, ठीक है। इमेजिन करो कि यहाँ पे एक एमरल्ड की चॉइस के अलावा कि क्या मैं इसको डालना या नहीं डालना, एक और बड़ी लंबी सी अरे होती चॉइसेस की। तो इस केस के अंदर अगर मेरे रूबी वाला पाथ जो है इसको एवेल्यूएट कर देता है कि 2 किलोग्राम के साथ आप इस सेट ऑफ ऑप्शन में से क्या ऑप्टिमल चॉइस निकाल सकते हो, अगर आपने उसमें कैलकुलेट कर लिया ना तो गोल्ड में भी वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसके अंदर भी एक्चुअल जो की कंस्ट्रेंट्स हैं कि सपोर्टेड वेट कितना और करंट ऑप्शंस क्या हैं वो सेम है। तो ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। तो ये तो इस वक्त ट्रिवियल एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, इतना भी कोई टाइम नहीं बच रहा, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती ना तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। तो यहीं पे यहाँ पे ये कॉमन सा प्रॉब्लम बनती है। तो इसको अगर मैं मेमोराइज़ करने की कोशिश करूँ यहाँ पे तो यही है कि मैं एक एक्स्ट्रा बेस केस डाल दूँगा कि अगर मैंने पहले का कैलकुलेट कर लिया हुआ है इस सेट ऑफ ऑप्शंस और कैपेसिटी के कॉम्बिनेशन के लिए, तो फिर आप मुझे मेरी ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू ही रिटर्न कर दो। तो इसके अंदर अगर हम फिबोनाची वाली एग्जांपल लें तो fib3 जब दूसरी बार राइट साइड पे कॉल हो रहा होगा वो नीचे इस तरह से फॉल्ट नहीं करेगा, fib2 fib1 नहीं बनेगा, वो सीधा ही रिटर्न कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये एक बात हो गई। हाँ, तो इसके लिए बस मैंने यही किया कि मैंने एक 2 डायमेंशनल अरे थी उसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया -1s के साथ, और -1 ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया इसके लिए। तो और इसके अंदर फिर लाइक मिनिमम वैल्यू 0 आ गई, पर अपर लिमिट कोई भी नहीं है, राइट। तो लाइक बेसिक सी चीज़ है, ये बस मेमोराइजेशन थी। और अगर हम इसको लाइक एक वैल्यू सेट के लिए रन करके देखें तो कुछ इस तरह से बन जाता है टेबल हमारे पास। तो
अगर हम इन आइटम्स को कंसिडर करें जिसकी लाइक ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 1 4 3 8 और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स लिखे हुए हैं फॉर अ बैग विद कैपेसिटी 8, तो उसका टेबल कुछ इस तरह से बनता है। अब नोट करो कि मेमोराइजेशन के अंदर ना अक्सर जो एलिमेंट्स है ना वो हिट ही नहीं हो रही, -1 पे आ रही। तो जब हम टैबुलेशन कर रहे होते हैं और हम पूरा टेबल भर रहे होते हैं ना, तो एक ये कॉस्ट हम इनकर कर रहे होते हैं। आपको पता ही है कि टैबुलेशन के अंदर हम पूरा टेबल भरते हैं, जबकि मेमोराइजेशन के अंदर एज नीडेड अप्रोच है। तो टैबुलेशन के अंदर कुछ ऐसे केसेस भी पॉपुलेट हो रहे हैं जो एक्चुअली इम्पॉसिबल है रीच करना एक रियल सिस्टम के अंदर, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास लाइक अगर यहाँ पे हम आखिरी वाली आइटम को देखें, ठीक है, यहाँ पे इसके पास वेट 3 है, वैल्यू 3 है, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लाइक इस साइड से शुरू करते हैं ना, बॉटम राइट से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगली आइटम पे आ गए हो और आपके पास सपोर्टेड वेट जो है वो 7 है, क्योंकि या तो उसने -3 किया होगा या उसने -0 किया होगा, या तो आपने वो आइटम उठाई थी या नहीं उठाई थी। तो वो -3 का केस यहाँ पे है और ये लाइक -0 का केस है। तो ये दरमियान वाली जो रोज़ हैं ये कभी रीच ही नहीं हो सकती एक्चुअल रन के अंदर, लेकिन टैबुलेशन के अंदर हम इसको भी गिन रहे होते हैं। अब आपको लगेगा कि यार फिर तो टैबुलेशन स्लो होगी मेमोराइजेशन की निस्बत, लेकिन ऐसा नहीं है। मेमोराइजेशन के अंदर ना एक बहुत बड़ा ओवरहेड होता है फंक्शन कॉल्स का। फंक्शन कॉल्स आपको पता ही है कि लाइक इस तरह से आती है, लाइक अगर नैप्सा की एक कॉल आ रही है यहाँ पे कोई किसी आइटम पेयर के लिए, लाइक IJ के लिए, ये आएगी, फिर ये आगे एक और बनाएगी और ये बाद में पुश होंगे, पॉप होंगे, यही होता रहेगा। ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। हमने मर्ज सॉर्ट की बारे में बात की थी कि मेमोरी ऑपरेशंस हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि फिर वो बहुत स्लो हो जाता है। तो रिकर्जन हमेशा स्लो होती है, तो इसलिए हम इसको इटरेटिवली करने की कोशिश करते हैं, जो दिखने में लग रहा है ना कि ऐसे हो रहा है, तो ये फिर भी ज़्यादा तेज़ होगा। क्योंकि एक और चीज़ भी हमें मिस हो रही है, जो मिस हो रही है ना चीज़ वो ये हो रही है कि जब हम फिबोनाची के अंदर आते थे ना, तो इधर जैसे Fib3 2 बार कॉल हो रहा है, इसकी फंक्शन कॉल्स भी 2 बार जा रही हैं, ये बाद में इफ़ कंडीशन भी सारी 2 बार चल रही हैं। तो एंड में लाइक कंप्यूटेशनल अगर आप इसकी लाइक टेस्टिंग करो टाइमर लगा के बड़े डेटा सेट के लिए, तो तब यूजुअली टैबुलेशन ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन एक एज केस है जिसके अंदर मेमोराइजेशन ज़्यादा तेज़ हो सकती है, और वो एज केस ये है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे केसेस हो जो अनरीचेबल हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमने अक्सर को टच नहीं किया फिर -1 के बाद, जबकि यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर ना ये हो जाएगा कि अगर बहुत ज़्यादा ऐसे -1 वाले केसेस हैं तो यहाँ पे आपका कंप्यूटेशनल ओवरहेड ज़्यादा होगा और वो जो स्टैक वाले ऑपरेशंस थे वो ओवरशैडो हो जाएंगे इसके एक्स्ट्रा कॉस्ट से। लेकिन अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि क्या ज़्यादा तेज़ है, टैबुलेशन ज़्यादा तेज़ है, मेमोराइजेशन ज़्यादा तेज़ है, तो आपका आंसर टैबुलेशन होना चाहिए। लेकिन बस एक इस पर थोड़ी सी न्यूआंस थी, हमें सिंप्लीफाई करके ये बताया गया कि टैबुलेशन ही तेज़ होती है। अच्छा ये तो हमने बात करी ना कि ठीक है मेमोराइज कर लिया, टैबुलेशन में इस तरह से होगा, तो अब टैबुलेट अगर इसको करना होगा कैसे करेंगे? ठीक है, मेमोराइजेशन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि बस आपने लाइक जो रिजल्ट आप कैलकुलेट करें साथ सेव कर लो और बाद में चेक कर लो कि पहले का कैलकुलेटर है या नहीं है। इतना ही हो रहा था मेमोराइजेशन के अंदर। तो अब हम टैबुलेशन देखते हैं किस तरह से होगी। तो टैबुलेशन देखने के लिए ना हम बेसिकली जो करने वाले हैं उसके लिए कन्वीनियंट होएगा कि मैं एक एक्स्ट्रा रो डाल दूँ। तो ये एक्स्ट्रा रो कोई कुछ तंग तो नहीं कर रही ना, देखो लाइक लॉजिकली मेक सेंस। I = -1 वाला केस बस मैंने डाल दिया, पहले वो स्टोर नहीं हो रहा था जो बेस केस था यहाँ पे, अब वो बेस केस भी मैं स्टोर कर रहा हूँ, बस इतना फ़र्क आया। तो इसकी वजह आपको भी बाद में समझ आ जाएगी क्यों मैं बेसिकली ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ टैबुलेशन को। अभी हम उसके ऊपर आते हैं कि इसके बिना क्या होगा, बाद में क्या होगा, ठीक है। तो अभी आप खाली इस टेबल को कंसिडर करो। अगर मैंने ये टेबल बनाना हो ना तो मैं बेसिकली डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकता हूँ अपने ओरिजिनल रिकर्सिव सोल्यूशन को। तो लेफ्ट साइड पे मेरा ओरिजिनल रिकर्सिव सोल्यूशन है जिसके अंदर मैंने बस लाइक मैंने कोई DP नहीं अप्लाई की थी, उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व की हुई थी कि सारे केसेस बस निकाल के दे दो। अब अगर इसके ऊपर मैंने टैबुलेशन अप्लाई करनी होगी, सबसे पहले तो मुझे एक 2D अरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। 2D इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं इंटरेस्ट के, एक है I और एक है C, क्योंकि ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये डिटर्मिन कर रही हैं वैल्यूज़ क्या होंगे। तो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया अरे, और मुझे पता है कि हमेशा आंसर जो होता है मेरा वो बॉटम राइट वाला होता है यहाँ पे, जो लाइक एक्चुअल फंक्शन कॉल के अंदर जाता है, वो वाला मैं DP का रिज़ल्ट देना चाहूँगा। अब मैंने यहाँ पे वो
जो डीपी की अरे बनाई थी, आपसे गुजारिश करके कहा था कि यार मुझे एक एक्स्ट्रा रो बनाने दो आई इक्वल्स -1 वाली, इसलिए थोड़ा से ऑफ बाय 1 के उलझने आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैं n साइज़ की रोज़, मतलब n रोज़ की जगह n+1 रोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी एक वजह ये है कि मैं -1 वाला केस भी डालना चाह रहा हूँ, और इसी वजह से मैंने फिर लाइक काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस लेस देन n की जगह लेस देन इक्वल टू n हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आप बस इसको फ़िलहाल बेयर करो, कुछ भी नहीं हो रहा अभी, ठीक है। अब मैं करने ये वाला हूँ कि जो मेरा बेस केस था ना, मैं बेस केस यहाँ पे पॉपुलेट करूँगा पहले, और उसके बाद जो जनरल केस था मैं जनरल केस एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दूँगा। बस थोड़ा सा चेंज आएगा। अब वो थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि सबसे पहले ना, जो बेस केस के लिए अगर हम इस अपने ओरिजिनल मेमोइज्ड सोल्यूशन में देखें, तो मेरा बेस केस अगर -1 वाला होता तो यही होता ना कि हमेशा ज़ीरो ही आना, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले पहली रो को ना ज़ीरो आउट कर दिया, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस ये कहा कि बेस केस मुझे पता है हमेशा ज़ीरो रिटर्न होना, तो मैं पूरी बेस केस वाली रो को ज़ीरो आउट कर दिया। अब उसके नीचे जो है ना जनरल केस, अब मुझे पता है कि कोई भी चीज़ मेरे कोड के अंदर लेफ्ट साइड पे आप देखो, दो ही चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है, या तो ऐसी चीज़ जो टेबल के उसके लेफ़्ट पे या टेबल में उसके ऊपर है, ठीक है। वेट्स के केस के अंदर आप लेफ़्ट पे और ऊपर जा रहे हो, मतलब अगर आप कंज्यूम कर रहे हो यहाँ पे, तो आप देखो आप बस कैपेसिटी को भी कम कर रहे हो, मतलब आप वाई एक्सिस के लॉन्ग भी पीछे जा रहे हो और एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी पीछे जा रहे हो, जबकि इस वाले के अंदर आप खाली वाई एक्सिस के लॉन्ग पीछे जा रहे हो, राइट। तो मैं बस इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगा। तो अब यहाँ पे मेरा जो कोड कर रहा है ना, वो पिछली वैल्यूज़ को जिस तरह से मेरे मेमोइज्ड कोड ने करा था सारा कुछ वही है, बस कॉल भेजने की जगह ना वो डीपी की अरे से गेट कर रहा है, बस इतना फ़र्क है। तो टैबुलेशन एक्चुअली करना बहुत ईजी है। अगर आपके पास ये है ना, आपने बस बेस केस को इस तरह से कर देना और जनरल केस कर देना। अब थोड़ा सा मसला आ रहा था, ये तो मैंने बस देखो वो एक ही चीज़ है, राइट। थोड़ा सा मसला ये आ रहा था कि अब मैंने ना आई को रीडिफाइन कर दिया है। मेरे ये एक्स्ट्रा रो डालने की गुजारिश की वजह से ना एक छोटा सा मसला आ गया कि डीपी के अंदर जो मेरा डीपी का टेबल है ये वाला, इसके अंदर जो आई इक्वल 0 है ना, वो आई इक्वल्स -1 का केस है, ठीक है। तो मुझे जब भी अपने कोड को मैंने यहाँ पे लाइक कॉपी पेस्ट किया, तो आप नोट करो कि जहाँ पे वेट्स आई लिखा हुआ था ना, उसकी जगह मैंने वेट्स i-1 कर दिया ताकि वो ऑफसेट तंग ना करे। तो बस ये एक मुझे छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, वरना मैंने लिटरली बस कोड छाप दिया, मैंने कुछ भी और चेंज नहीं किया, ठीक है। अब अगर आपको ये ऑफसेट्स बुरे लग रहे हैं, आप कहते हो नहीं यार मेरा जनरल केस ना ख़राब करो, मैं ऐसे ही चाहता हूँ, ये बिना वजह की आई वाली कन्फ्यूजन आपने डाली है, ये एक्स्ट्रा रो डालनी नहीं चाहिए थे, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने बेस केस बदल दी अपनी रेफरेंस का। मैंने ना ये कहा कि अब मेरी जो डीपी का टेबल है उसके अंदर 0 से शुरू हो रही होगी, और ये असली वाला i = 0 वाला केस है। और इसके अंदर अगर मेरे पास कोई ऐसी आइटम है, लेट्स से मैं इस केस की बात करता हूँ, तो पहली आइटम मेरी है वेट 4 की और उसकी वैल्यू 1 है। तो पहले 4 कॉलम्स जो हैं, जब मेरे करंट वेट की कैपेसिटी इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इस तरह से जा रही है, आगे जितनी मर्जी जा रही है, तो मैं इन सब में तो 0 लगा दूंगा, लेकिन जैसे ही मेरा वेट सपोर्ट कर सकता है ना फर्स्ट आइटम को, मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा पहली आइटम की। तो मैंने बस इतना चेंज किया। तो अब मुझे ये -1 वाली खपाइयों में नहीं पढ़ना पड़ रहा, मैंने बस बेस केस थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने -1 वाला बेस केस की जगह बेस केस बना दिया 0 वाला, और उसके अंदर थोड़ी सी लॉजिक, बहुत बेसिक लॉजिक अप्लाई की है कि यार या तो आप ले सकते हो या नहीं ले सकते। अगर ले सकते हो तो ये वाली पॉपुलेट होंगे, अगर नहीं ले सकते ये वाली 0 हो जाएंगे। तो अब इससे ना मुझे वो -1 वाला काम नहीं करना पड़ा, तो ये मेरे लिए और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा जनरल केस बनाना। तो अब हमारे पास फ्यूचर के लिए इससे सीखने को ये बातें मिलती हैं, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस है ना, आप उसको बहुत एफर्टलेसली ट्रांसलेट कर सकते हो इनटू टैबुलेशन, ठीक है। जनरली स्पीकिंग, ऑब्वियसली थोड़े से केसेस होते हैं जिसके अंदर नहीं भी हो रहा होता, लेकिन जनरली स्पीकिंग जिस तरह के हमारे कोर्स में है ना, आराम से हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होएगी कि हमने बेस केस -1 बनाना है या 0 बनाना है। मैं इस वीडियो के अंदर -1 बनाऊंगा क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। मैं इन एक्स्ट्रा +1 -1 वाली चीज़ों को मेंटली प्रोसेस कर सकता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग लगती है ना, तो आप इस तरह से कर लो कि आप बेस केस सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सा मतलब -1 की जगह 0 पे ले आओ, तो आपको जनरल केस एज इट इज़ आप छाप सकते हो बिना सोचे ये ऑफसेट्स के बारे में, न्यूमेरिक ऑफसेट्स के बारे में। लेकिन दोनों सोचते में इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं ना बस इस एल्गोरिदम को मज़ीद आप लोगों को समझाने के लिए एक ड्राई रन करने वाला हूँ इन वैल्यूज़ के साथ, ठीक है।
ताकि आपको पता चले कि मेरा कोड किस तरह से इस टैबुलेशन की टेबल को पॉपुलेट करेगा। तो जब मैं ये कर लूँगा ना, इसका मकसद ये है कि बाद में मुझे कोई ना कहे, जब मैं आगे वाले हिस्से में कर रहा हूँ, कि यार आपने टैबुलेशन सही से नहीं बताए थे। अब ये मेरे पास है वैल्यूज़ और वेट्स। मैं ज़रा स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ पेंट में, कन्वीनियंट है मेरी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अब बस मैं इसको ड्राई रन करने वाला हूँ, ठीक है। अब आइटम्स कितनी है? मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं 6 रोज़ या 7 रोज़ बना सकता हूँ। ये कोड जो है इस वक्त 6 रोज़ वाली फॉर्म में है, तो मैं 6 रोज़ में ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आई की वैल्यू है, ये मेरी 6 रोज़ हो गई, ठीक हो गया। ये आई हो गया, और ये मेरी कैपेसिटीज़ हो गई प्रॉपर 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब सबसे पहले बेस केस क्या था? बेस केस था कि पहली वाली आइटम क्या मैं उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं ये उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता? तो इसके लिए रिक्वायर्ड वेट 2 है। तो जब तक मेरे पास 2 वेट नहीं आ जाता ना, मैं नहीं उठा सकता। मेरे पास जब तक सपोर्टेड वेट 2 नहीं, लेकिन जैसे ही आ जाएगा मेरी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 3 हो गई है, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया। ये मेरा बेस केस हो गया। अब मैं नीचे से बस जनरल केस चला ही जाऊँगा। अब जनरल केस क्या कहता है? जनरल केस ये कहता है कि अगर मेरे पास अब ये वाला आया, ठीक है, या तो मैं कंज्यूम कर सकता हूँ या मैं कंज्यूम नहीं कर सकता। अगर मैं कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनता है ना, वो बनता है इसकी वैल्यू जो कि है 5 प्लस जो वेट कंज्यूम करने के कॉन्सिक्वेंसेस मैंने फेस किए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे था, कंज्यूम किया, मैं यहाँ पे अब मुझे उठाना पड़ा, तब हो सकता है मुझे ज़ीरो करना पड़ा, तो लाइक वो रिकर्सिवली काम करना पड़ा। तो अब मैं इसको दिमाग में रखूँगा, ये भी मैं फ़िलहाल ऊपर लिख के रखा हुआ। अब हम आते हैं इस केस में, जब हम इस वाले फर्स्ट वाले को प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब इंडेक्स 1 को प्रोसेस कर रहे हैं, सेकेंड आइटम को प्रोसेस कर रहे हैं, और हमारे पास सपोर्टेड वेट 0 है। अगर सपोर्टेड वेट 0 तो ऑब्वियसली 0 ही होगा। लेकिन अगर मैं अपने कोड के लिहाज से इसको करूँ, हम कोड को ड्राई रन कर रहे हैं अभी, राइट। तो कोड क्या कहता है कि स्किप्ट का केस करना, तो स्किप्ट का जो वेरिएबल है s, उसके अंदर आ जाएगा ये वाली चीज़ कॉपी होके आ जाएगी। तो s ये है, और कंज्यूम जो है ना, वो इस वक्त इंट मिन है, कोई -∞ है। और अगर मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इसको तभी सेट करूँगा। मैं कंज्यूम को सेट नहीं कर सकता, तो इसको इग्नोर किया, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। मैक्सिमम लेना था ना हमने, ऐसे आ गया। इसी तरह से अगर मेरा सपोर्टेड वेट 1 है, तो भी इसी तरह का सिनेरियो बन रहा है। सपोर्टेड वेट 2 है ना, तो मैं स्किप करूँगा ना, तो मेरी ऊपर से जो वैल्यू नीचे को आ रही है, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है कंज्यूम की। कंज्यूम के अंदर मुझे सपोर्टेड वेट 3 चाहिए, तो अभी भी -∞ चाह रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं कंज्यूम कर सकता हूँ ना, अब सेकंड वाली आइटम की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं अब यहाँ पे 5 लिखना शुरू कर दूँगा। अब मैं खाली 5 नहीं लिखूँगा, लेकिन ठीक है, एक चीज़ है, अब मैं अगर 5 लिख रहा हूँ ना, तो मुझे वेट माइनस करना पड़ेगा। अब एक यहाँ पे बड़ी क्रिटिकल चीज़ आ गई, जो यहाँ पे अगर मैं 5 भरी जाता ना, तो गलती हो जाती। यहाँ पे तो चल जाता कि ठीक है यार, टोटल वेट 3 है, आप 5 पकड़ लो, क्योंकि ऑब्वियसली आप या तो 2 वेट वाला 3 पकड़ सकते हो, या 3 वेट वाला 5 पकड़ सकते हो। लेकिन अगर मैं 4 पे आऊँ, ठीक है, अभी भी ये चल जाएगा। 5 पे आऊँ ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। 5 पे आऊँ तो अब मैं अपने कोड को देखता हूँ। मेरा कोड क्या कहता है? वैल्यूज़ प्लस DPI माइनस C माइनस वेट्स आई, ठीक है। तो वेट आई जो है यहाँ पे आ रहा, वेट हमारा है 3। तो अगर मैं i-1 करूँ, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और अगर मैं वेट भी माइनस कर लूँ इसमें से, यानी 3 1 2 3, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो या तो मैं इसको एज इट इज़ पकड़ सकता हूँ, या मैं दिस प्लस जो मेरी वैल्यू है कंजम्पशन की, मैं वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से 8 आ जाता, इसी तरह यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, और आगे जाके 6 के केस के अंदर वैसे 10 आता, ठीक है। 6 के केस में 10 आता है भला? नहीं, वो इसमें नहीं आएगा। वो ये ओवर नैपसैक चल रहा है, बाउंडेड, अनबाउंडेड नहीं चल रहा। ठीक है,
अनबाउंडेड पे बाद में आएंगे। तो इस तरह से आप ये पॉपुलेट करते रहोगे। बेसिकली आपने बस कोड को रन करना है, आपने सोचना नहीं है इसमें, आपने जो कोड लिखा है उसको ही बस ट्राई रन करना है। तो सारा कुछ जो इन प्रॉब्लम से शुरू होता है ना, वो इधर से होता है, इधर से शुरू होता है। डायग्राम बनाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझा, उसकी रेकरेंस बना ले। रेकरेंस बना लिया तो टैबुलेशन आराम से हो जाएगी। टैबुलेशन बना ली तो फिर आपसे ये भी आराम से हो जाएगा। और अगर इसके आप रिजल्ट देखना चाहते हो तो ये यूँ बनता है, ठीक है। तो मैं सही कर रहा था तकरीबन, तो हाँ हम सही जा रहे थे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा करने बैठूँ, बट चल यू गेट द पॉइंट कि एल्गोरिथम इस तरह से रन करना। और ये इसीलिए कर सकते हैं हम क्योंकि हर चीज़ ना या तो अपने ऊपर वाले पे रिलाई करती है, पीछे वाले पे रिलाई करती है, राइट। तो इस एल्गोरिथम में आराम से टैबुलेशन हो जाएगी। तो इस पूरी डिस्कशन का मकसद ये था कि आपको पता हो कि टैबुलेशन से जो सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, टैबुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास रिकर्सिव कोड है ना, आप डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी भी अगर किसी का मसला है, मैं बकाया सिलेबस में जो भी हमने प्रॉब्लम्स कवर की हैं डीपी की, उनके बारे में बात करेंगे और आप नोट करोगे कितना सिमिलर है सब कुछ ओवर नैपसैक से। तो अब अगली प्रॉब्लम जो हम बात करें वाले रॉड कटिंग प्रॉब्लम की। अभी इसके ऊपर सबसे पहले इंट्यूटिव सोल्यूशन लगाते हैं, उसके बाद हम दूसरी अप्रोचेस की बात करेंगे और आप उधर भी देखोगे ओवर नैपसैक लग सकता है। ओवर नैपसैक नहीं तो उसके जैसा कुछ लग सकता है, ठीक है। तो अब उसकी बात करते हैं। तो रॉड कटिंग प्रॉब्लम अगर आपको नहीं पता, यही कहती है कि आपके पास एक लाइक आयरन रॉड है और समथिंग, ठीक है, एक स्पेसिफाइड हाइट की। अब अनफॉर्चुनेटली आपके लिए ज़िंदगी सिंपल नहीं है। आपने 4 फुट की रॉड कट की है कहीं से, लेकिन मार्केट के ऊपर ना 4 फुट की बेची नहीं जाती। मार्केट के ऊपर है 1 फुट की बिकती है, 2 फुट की बिकती है, 5 फुट की बिकती है। अब आप इसको मतलब काट तो सकते हो 1 या 2 फीट वगैरह में, आपके लिए आप इसके अंदर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आती हैं, 3 ऑप्शंस बनती हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप ये सारी बेच सकते हो, लेकिन आपने मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट अपना। तो कौन सी ऐसी ऑप्टिमल अरेंजमेंट है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो? आप इसको किस कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब पीसेस में बांट सकते हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला? तो आपको इस तरह से एक साइज़ की अरे दी होगी और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्राइसेस की अरे दी होगी और साथ आपको एक साइज़ दिया होगा। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना है तो आपके पास, मेरे पास दिमाग में सबसे पहले जब मैंने प्रॉब्लम देखी थी ना क्लास के अंदर, मेरे पास ये अप्रोच आई थी और ये भी एक वैलिड अप्रोच है। अभी इसके ऊपर आते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन इधर इतनी अच्छी नहीं है। बेसिकली आप अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हो इस बड़ी रॉड के लिए, और अब आप देखते हो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप इसको 1 फुट की रॉड में काट सकते हो, आप 2 फुट की रॉड में काट सकते हो, या 5 फुट की रॉड में काट सकते हो। तो आप ये करो कि आप एक ऐसा सिनेरियो बना लो जिसके अंदर आपने 1 फुट का पीस इसमें से काटा है, एक ऐसा बना लो जिसमें से आपने 2 फीट का काटा है, और एक ऐसा जिसमें 5 फीट का काटा है। अब इन सारे केसेस के अंदर जो रिमाइंडर रह गया ना, उनके ऊपर रिकर्सिवली यही फंक्शन कॉल कर दो। तो इस तरह से वो तमाम पॉसिबल केसेस आपके लिए खुद ही डिवाइड करके दे देगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो कोड में, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब तक आपकी लेंथ ख़त्म नहीं होती आपने चलते जाना, जब तक आपका रोड कम्प्लीटली मतलब एंड पे कुछ बच ही नहीं रहा, उस केस तक आपने चलते रहना। और आपने काटना तब है अगर आप काट सकते हो, मतलब ऑब्वियसली अगर लेंथ इतनी है तो ही आप उस साइज़ का हिस्सा काट सकोगे। तो तो आपने हर ऑप्शन देखनी है अपनी साइज़ की, और अगर आप उस साइज़ का हिस्सा काट सकते हो अपनी रॉड में से तो काटो, उसकी प्राइस देखो और रिकर्सिवली कॉल करो जिस तरह से डायग्राम में हो रहा था, और फिर इनका मैक्सिमम देखो कि इन सारी ऑप्शंस जो मैंने अभी तक कट किए उनमें से मैक्स कौन सा था और वो मैक्स रिटर्न कर। अब ये अप्रोच चल जाएगी, बुरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस है जिसके ऊपर मसला कर सकती है। जो एक केसेस में होगा वो ये है कि अगर 1 फुट की बिकती ही नहीं है, या फिर अगर आपके पास है कि 4.5 फीट की और शायद कोई 2.5 फीट की बिकती हो लेकिन 1 की ना बिकती, तो इस तरह के मसले हो सकते हैं। कोई इन्फिनिट लूप वगैरह केस भी बन जाता है, तो उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसको कुछ पाथ हैं इसके अंदर ईमेल कटिंग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उस केस के अंदर ना हम अनबाउंडेड नैपसैक वाले सिनेरियो लगाएंगे। अनबाउंडेड नैपसैक समझने के लिए आप पहले नैपसैक को थोड़ा सा रिविजिट करो। नैपसैक में ये होता था कि हम या तो पकड़ लेते थे या नहीं पकड़ते थे और हम आगे चले जाते थे। अनबाउंडेड नैपसैक में ये होता है कि यही चीज़ें हैं लेकिन एक थर्ड एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गई है, और वो एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि पकड़ लो लेकिन आगे ना जाओ, ठीक है, और उसके ऊपर रिकर्सिवली फिर कॉल करो। ये जो चीज़ है ना, आप इसको कोड में यूँ एक्सप्रेस कर सकते हो कि एक स्क्रिप्ट है, जैसे हम बिल्कुल ये तकरीबन 1 to 1 वही कोड है जो अभी हमने उसके लिए देखा है ओवर नैपसैक के लिए। अब बस फ़र्क ये है कि कंज्यूम्ड एंड मूव्ड है, कंज्यूम्ड स्टैगनेंट है। कंज्यूम्ड स्टैगनेंट के अंदर आप एक ही जगह रुके हुए हो,
कंज्यूम्ड एंड मूव के अंदर गेस करो क्या हो रहा है यार, आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि एक रिकर्सिव कॉल के अंदर मैं i-1 कर रहा हूँ, एक पे नहीं कर रहा, बस ये फ़र्क है। और इससे ना फ़ायदा ये होता है कि आप जब राइट टू लेफ़्ट चल रहे होगे इस तरह से, ये आपकी कोई अरे यार राइट टू लेफ़्ट चल रहे हो, या तो आप कंज्यूम कर लिया नहीं किया वगैरह, एक ऐसा वक्त आएगा कि आप स्टैगनेट नहीं रह सकते, क्योंकि अब आपके पास इतना सपोर्टेड वेट ही नहीं रहा कि आप इसको डाल सको। तो उस केस में आप इधर चले जाओगे, और अगर वो केस यहाँ पे आया ना तो आप आउट ऑफ बाउंड्स चले जाओगे, बेस केस चल जाएगा। तो इस तरह से इन्फिनिट लूप कभी भी नहीं आएगा। तो ये अप्रोच इसलिए बेहतर है। और मज़े की बात है, इसको टैबलेट करना भी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि अभी हमने किया था। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ की है मैंने जो पहले की थी, बस जनरल केस थोड़ा सा चेंज हो गया। एग्जैक्टली वही ट्रांसलेशन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और वही मैंने आलसी मारी है, मैंने बेस केस कन्वर्ट नहीं किया, मैंने वही एक्स्ट्रा रो वाला काम किया, i=-1 वाला, जिसकी वजह से मुझे लाइक प्राइसेस के अंदर और साइजेस के अंदर ये एक्स्ट्रा -1 वाले ऑफसेट्स करने पड़ रहे हैं। लेकिन आप ऑब्वियसली इंसानों की तरह भी कर सकते हो अगर आपका दिल करे। मुझे बस ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे सोचना ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से अब ये बात हो गई। अब इसी तरह से एक कॉइन चेंज प्रॉब्लम है, वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बस डिस्क्राइब करूँगा और आपको खुद ही समझ आएगी कैसे करनी है। वो ये है कि आपके पास लाइक 14 रुपये आपने बनाने हैं, 14 रुपये का चेंज बचा है। आप उसको या तो 1, 2, 5, 10 राइट। तो अगर आपने 1 रुपये का सिक्का 60 डाला है, अगर आपने इस तरह से किए तो ये ऑप्शन सेलेक्ट अप्रोच बन जाती है, जिसकी मैंने पहले बात की थी कि इन्फिनिट लूप आ सकता है, बट अगर ये 1 ना हो, ठीक है। तो एक ये अप्रोच बनती है, इसकी एग्जैक्टली वही दोनों अप्रोचेस हैं कि एक अप्रोच है ऑप्शन सेलेक्ट अप्रोच और दूसरी अप्रोच है अनबाउंडेड नैपसैक। इसके अंदर भी आप अनबाउंडेड नैपसैक लगा लो, वो लगा लो, दोनों सूरतों में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वैसे दोनों अप्रोचेस आनी चाहिए, क्योंकि हम मिड में आएंगे ना, ये पहली वाली अप्रोच यूज़ होती है ऑप्शन सेलेक्ट वाली, ये भी हम बाद में बात करेंगे। एक मिड के अंदर इसके बारे में सवाल आया हुआ है, तो ये अप्रोच भी काबिल गौर है। ये नहीं है कि वो यार ये वाली बेहतर है, इन्फिनिट लूप नहीं आता वगैरह। वो इन्फिनिट लूप एक बहुत ख़ास केस में आता है जब यूनिट ना हैंडल हो रहा हो। तो खैर, तो कॉइन चेंज भी एग्जैक्टली यही चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि इसके अंदर साइजेस और वैल्यू दोनों एक ही चीज़ है, बस मर्ज कर दिया गया, और कैपेसिटी और लाइक एक ही चीज़ है, ठीक है। चल सी ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम थी एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन की, वो भी एग्जैक्टली इस तरह की थी। उसके अंदर ये था, मैं ये रफली मेमोरी से लिखा हुआ है, मेरा रजिस्टर खोलने का भी दिल नहीं किया इसके लिए, लेकिन वो इस तरह से था कि लाइक आपके पास एक स्टेयर केस है, ठीक है, या तो आप एक स्टेप छलांग मार सकते हो इस तरह से, या आप 2 मार सकते हो, यूर अ फ्रॉग और समथिंग। उन्होंने कहा था लेकिन आप एक फ्रॉग हो, टाइप शर्ट, ट्रस्ट करो ये फ्रॉग है। क्या फ्रॉग्स के कान होता है? अच्छा सर होते ही अच्छा ठीक है। और आपकी एट एनी पॉइंट ना कॉस्ट डिफाइन होएगी हाइट डिफरेंसेस से, कि इसका और इसका हाइट डिफरेंस कितना है। कुछ केसेस इस तरह से हो सकते हैं कि आपका इस तरह से बन रहा हो और समथिंग, तो उस केस के अंदर आपके लिए ये करना कम कॉस्टली होगा फॉर सम रीज़न। बड़ी अजीब प्रॉब्लम थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जब उसको लाइक बॉयल डाउन करते हो, एंड पे वही चीज़ आती है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑप्शन सेलेक्ट आपने करना है, जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे थे ये वाला काम, और उसके लिहाज से सारा कुछ हो जाता है। और उसके अंदर भी आप ये वाली अप्रोच लगा सकते हो अनबाउंडेड नैपसैक वाली। तो कॉइन डोमिनेशंस, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम, ये सारी एक ही चीज़ है, ये सारा कुछ एक ही चीज़ है, सारा कुछ नैपसैक होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है जो थोड़ी सी एक्चुअली डिफरेंट आई है फॉर फ्रेंड्स, वो है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस समझने के लिए आपको थोड़ा सा बस एक चीज़ क्लैरिफाई करनी होगी। सब अरेज की बारी हम ये करते थे, अभी हमने लाइक मिड 1 की बारी इसके बारे में बात की थी, उसके अंदर हम कहते थे कि अगर ये है ना 1 2 3, इसकी ये सब अरेज बनती हैं 5 1 1, 2 या फिर लाइक 1 2 3, ठीक है। उसके अलावा लाइक 2 या फिर खाली 2 3 या खाली 3, यही आपके पास अप्रोचेस बनते हैं सब रेस के अंदर। तो लेकिन सब सीक्वेंसेस के अंदर ना आप 1 3 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क आया थोड़ा सा। तो सब अरे और सब सीक्वेंस के अंदर ये उन्होंने लाइक डिस्टिंग्विश किया। तो अब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस इसके अंदर आप देख सकते हो इस तरह से बन रहा है।
आपको 2 स्ट्रिंग्स दी हुई हैं ABCCC वगैरह करके, तो उसके अंदर ये आपके पास निकला सबसे कॉमन सब सीक्वेंस। अब इसका एल्गोरिथम हमने डिज़ाइन करना। अब ये एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल लगता है दिखने में, तो इसलिए ना हम इसको ना छोटे छोटे हिस्सों में करके ना सिंपल से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्सिटी की तरफ आते हैं। सबसे सिंपल केस ये है कि पहले की दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट है अरेज। अगर दोनों एक ही सेट ऑफ सीक्वेंसेस हैं, सिंबल्स हैं, तो वो उनका सब सीक्वेंस दोनों का कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस वो अरेज खुद में, ठीक है। उसके अलावा एक केस हो सकता है कि वो ऑफ बाय वन हो, कि कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डली हुई हो, ठीक है, तो आप उस एलिमेंट को कैजुअली इग्नोर कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बात की है कि सब सीक्वेंस और सब अरे में यही फ़र्क है कि आप दरमियानी चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने बी को बस इग्नोर कर दिया, ठीक है। एक ये केस बनता। एक और केस ये बनता है कि 2 एलिमेंट्स को इग्नोर करना पड़ा, और उसके अंदर ये हो सकता है कि एक हो सकता है कि लाइक इस तरह से लेफ्ट साइड वाली अरे में एक मसला है, दूसरी राइट साइड वाले में है, दोनों सूरतों में से आप एक इग्नोर कर रहे हो साइडों से, और नीचे वाले केस के अंदर दोनों एक ही अरे में है। बात वही है कि आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ी, और इन सारे केसेस में यही है। अब मैं इस इग्नोर करने वाली चीज़ को दिमाग में रखता हूँ और मैं इक्वालिटी को दिमाग में रखता हूँ। ऑब्वियसली अगर 2 चीज़ें इक्वल हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में वो चीज़ रिप्रेजेंट हो ही रही होगी, ठीक है। तो उसके लिए ना यहाँ से करते हैं काम। अगर एंड पे 2 चीज़ें इक्वल हैं, तो चाहे पीछे हमने जो भी डिसीजन लिए हो, ये एंड पे इक्वल तो कर ही लेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेफली अस्यूम कर सकते हैं कि हम जैसे इक्वालिटी आए हम दोनों पॉइंटर्स आगे कर दें और आगे इससे कंसिडर करना शुरू करें, ठीक है। तो मैं बस ये करूँगा कि ठीक है, बोल्ड का मतलब है कि आप लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का हिस्सा हो, ठीक है। इसी तरह से ए आ गया। अब मेरे पास एक चॉइस है, अब मैं या तो ए स्किप कर सकता हूँ या मैं सी स्किप कर सकता हूँ। आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? तो देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे अब 2 जो पास निकले थे फॉर्क हो गया ये, ठीक है। तो दो रिकर्सिव कॉल्स चली गई हैं, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पर। तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे सी आ गया, सी कॉमन आ गया, तो अगली बार मैं 2 सी कंज्यूम करके दोनों को आगे कर दूंगा। राइट साइड पे कुछ कॉमन नहीं आया, तो उधर मेरे पास फिर से चॉइस आ गई। तो इस तरह से मैं चलता जा सकता हूँ जब तक स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाएगी, और एंड पे ये सारे जो लीव्स होंगे ना, मैं इनकी लेंथ्स जो हैं इन सीक्वेंसेस के जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से लॉन्गेस्ट रिटर्न कर सकता हूँ। ये ओवरऑल लॉजिक ये बन रही है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है कि यार अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ गया मैं कैसे करूँगा, तो भाई ये सिलेबस, ये कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है, ठीक है। तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि आप लाइक फ्रॉम द ग्राउंड अप ये चीज़ बना सको, इसीलिए ये पढ़ाई जा रही है। शायद आप लोगों की लाइक ऑनलाइन लेक्चर वगैरह में हुए तो आपको इसलिए लग रहा है कि या फिर आपने क्लास वगैरह किया हो, लेकिन ये चीज़ इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको जादू से पता होगी। तो घबराने की बात नहीं है इसमें, अगर आपको लाइक इनिशियली समझ नहीं आ रही। तो अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर दी है, अब हम इसके एल्गोरिदम को देखते हैं कि एक्चुअली करना कैसा। तो जैसे मैं अभी पहले बात कर रहा था कि या तो अगर दोनों अरेज में से कोई भी एक ख़त्म होगी तो बात ही ख़त्म है ना, तो रिटर्न 0। और अगर इक्वालिटी है तो हम सेफली आगे जा सकते हैं, ठीक है। और फिर वो स्किप करने वाली बात कि 2 रिकर्सिव कॉल्स, तो ये एग्जैक्टली वही बात हुई है जो मैंने भी एल्गोरिदम में डिस्क्राइब की। अब इसको अगर मैंने मेमोराइज़ करना हो तो बहुत ट्रिवियल है, तो हम सीधा टैबुलेशन की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एनालाइज एम शुगल में कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के आ ही जाते हैं सवाल कि इसके अंदर कॉमन सब प्रॉब्लम क्या होगी वगैरह। तो देखते हैं इसके अंदर कॉमन सब प्रॉब्लम कैसे बन सकते हैं। कॉमन सब प्रॉब्लम आपके ख्याल में कैसे बनेगी? यहाँ पे 2 डिसाइडिंग वेरिएबल्स हैं, आई और जे। तो कॉमन सब प्रॉब्लम तब बनेगी जब 2 डिफरेंट पाथ्स आपके ट्री के, ठीक है, एक ऐसे सेट पेयर पे पहुँच जाए जहाँ पे आई जे इक्वल हो। मतलब लेफ़्ट साइड पे कहीं आपने कोई सेट ऑफ डिसीजंस लिया था कि ये वाली चीज़ में स्किप करनी है, ये वाली चीज़ में स्किप नहीं करनी, ठीक है। आपका एक लाइक सेट ऑफ डिसीजंस था जिसकी वजह से आप किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हो जहाँ पे यहाँ पे जो आई और जे की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे जो कोई लाइक मे बी इधर करके जो आई और जे की वैल्यूज़ हैं वो सेम है। तो अगर मैं ये वाला सब ट्री रिजॉल्व कर लेता हूँ तो मैं इसकी ही वैल्यू जो मुझे यहाँ से निकली है इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करके, मैं वही यहाँ पे रीयूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डीपी लगाना चाह रहा हूँ। तो अब देखते हैं वो आएगी कैसे, बस एम ई शुगल में, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करने में आसानी हो रही थी। तो मैं राइट टू लेफ्ट रीड करता आ गया हूँ, इक्वालिटी केसेस आ गया, मेरे पास चॉइस आई है, मैं फॉर्क कर दिया
कि एक के अंदर मैं ऊपर वाला पॉइंटर आगे कर दिया, दूसरे में मैं नीचे वाला पॉइंटर आगे कर दिया। अब लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो, राइट साइड पे देख सकते हो, दोनों में पेयर बन रहा है, मैं दोनों के पॉइंटर आगे कर देता हूँ। फिर से दोनों में बन रहा है, मैं आगे कर देता हूँ, दोनों में मैं आगे कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास फिर से चॉइस आएगी, आगे चॉइस। अब सीक्वेंसेस भी मेरे पास डिफरेंट है। यहाँ पे राइट साइड पे एक जो कॉमन सीक्वेंस आ रहा है वो ए बी आ रहा है, और राइट साइड और लाइक लेफ्ट साइड पे जो आ रहा है वो बी ए बी आ रहा है, ठीक है। तो बी ए बी आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं इसको फिर से फॉर्क करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास फिर से चॉइस आ गई। अब इन दोनों फॉर्क्स के अंदर ना एक कॉमन थ्रेड आ गई है, जिसको मैं आगे जाके आई जे की वैल्यूज़ एवेल्यूएट कर लूँ। तो वही वाली बात है कि अगर मैं इसके लेफ्ट वाले की आई जे कर ली है तो मुझे पता है राइट साइड के आई जे के लिए भी वही वैल्यू आनी, तो मैं उसके रिजल्ट्स रीयूज़ कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। तो टैबुलेशन के ऊपर अगर हम इसके आएँ, डायरेक्ट ट्रांसलेशन, फिर से वही आलसी मार रहा हूँ, एक्स्ट्रा आई इक्वल्स -1 वाली रेट, आई इक्वल्स -1 की और जे इक्वल्स -1 की एक्स्ट्रा रोज़ और कॉलम्स डाल के, ताकि मुझे अपना कोड ना बदलना पड़े, मिनिमल चेंजेस के साथ मैं ट्रांसलेट कर लूँ। तो मिनिमल चेंजेस यही बनते हैं यहाँ पे कि मैं बस जहाँ पे एक जगह पे जहाँ पे मेरे कोड में आई जे आ गया है उधर मैं वो ऑफ बाय 1 को रिजॉल्व कर लूँ, ठीक है। क्योंकि अब डी पी का जो आई जे है वो मेरे कोड के अंदर आई जे की जो लॉजिकल फंक्शन थे उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो उसको रिजॉल्व कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने वो एक्स्ट्रा रोज़ और कॉलम्स डाले थे। अगेन अवॉइडेबल है, आप इसके बेस केसेस को और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो ताकि आपको ये ना करना पड़े, लेकिन मुझे तुक नहीं नज़र आता इसका, तो मैं इसी तरह से कर लेता हूँ, ज़्यादा ईजी रहता है मेरे लिए, ठीक है। अब एक और सवाल था मेरी असाइनमेंट के अंदर, वो भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इसी तरह से, वो था कि लाइक आपके पास ना 2 जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं ACTG वगैरह, तो उनके बीच में आपने डिफरेंस बताना है कि कितना है, लेकिन बाद में जाके पता चला कि वो बस स्ट्रिंग डिफरेंस ही आ जाता है एंड पे। वो उन्होंने बस रीस्कैन किया हुआ था कि ACTG के लिए, ये जनरली किसी भी सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रिंग डिफरेंस की बात कर रहे हो, मैं ब्रॉडर लेवल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक एग्जांपल से बाहर आ गया, तो ये इसके लिए लेवेनस्टाइन डिस्टेंस एल्गोरिदम है जो जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वो एल्गोरिदम ये कहता है कि इंट्यूटिवली जब हम बात कर रहे होते हैं कि अगर मेरे से 2 वर्ड्स प्रेजेंट किया जाए, कैट और कैट्स, इसके अंदर मैं कहूँगा हाँ यार 1 लेटर का फ़र्क है। इसी तरह से रैट और कैट 1 लेटर का फ़र्क है, कैट्स और रैट में 2 लेटर्स का फ़र्क है। तो ये तो मेरे लिए कहना बड़ा इजी है ना। तो अगर हम इस तरह से इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, ये जो मैं इंट्यूटिवली बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अपने 2 स्ट्रिंग्स को अपनी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक लेटर रिप्लेस कर सकता हूँ, या एक इंसर्शन कर सकते हैं, रिमूव लेटर कर सकते हो, ये सारे मेरे लिए एक कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और जो सम ऑफ ऑपरेशंस होगा ना, सम ऑफ मिनिमल अमाउंट ऑफ ऑपरेशंस जो वो स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो लेवेनस्टाइन डिस्टेंस होगा, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग डिफरेंस होगा। तो मैं इस तरह इस डेफिनेशन के लिहाज से अगर इसको कोड करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ यूँ बन जाता, पहले यूँ बन रहा था, अब यूँ बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सिंपल है हम बस प्रिटेंड करते हैं कि हमने रिप्लेस किया है, हम प्रिटेंड करते हैं कि हमने इंसर्ट किया, हम प्रिटेंड करते हैं हम रिमूव किया, हम कोई स्ट्रिंग ऑपरेशंस नहीं कर रहे, हम बस बेस केस बनाया कि स्ट्रिंग ख़त्म तो नहीं होगी दोनों में से कोई एक, अगर ख़त्म हो गई तो बात ही ख़त्म। ओह वैसे एक गलती हो गई है यहाँ पर, यहाँ पे मुझे चाहिए था कि ख़त्म होने के केस के अंदर ना जे होना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर फिर जे इंसर्शंस चाहिए होंगे, ये एक गलती है वैसे। मैं ऊपर से ये किया था एंड पे, तो एक गलती ये पकड़ी गई है, वही उसके लिए आपको अलग केस बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है कि अगर आप कोशिश कर रहे हो इस वाली स्ट्रिंग को इस वाली स्ट्रिंग में बनाने की, और आपकी ये वाली स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है जिसको आप बनाने की कोशिश करो दूसरी स्ट्रिंग, और आप इस वक्त यहाँ पे हो, तो टोटल अमाउंट ऑफ इंसर्शंस आपको इतनी चाहिए होंगी वो स्ट्रिंग बनाने के लिए, तो आपको बेस केस में ये डालना पड़ेगा। तो मैंने ये नहीं डाला था, ये मेरी गलती पकड़ी गई, बट स्टिल अच्छा। तो लेकिन जो मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा था इसके बारे में वो ये चीज़ थी कि मैंने जब अपनी असाइनमेंट में सवाल देखा था ना, मेरा दिमाग बहुत ही दूर चला गया था। मैं लिटरली पाइथन खोल के बैठ गया था कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग ऑपरेशंस लग जाएंगे, मैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए रेडी रहता हूँ ताकि मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो जाए वटेवर। लेकिन अभी तक हम जो सारा कुछ कर रहे हैं, हम कभी भी कुछ कर नहीं रहे होते हैं, हम बस स्किज़ोफ्रेनिकली इमेजिन कर रहे होते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। मतलब ब्रॉड कटिंग के अंदर हम कोई अरे नहीं रखी हुई, कोई लाइक चीज़ नहीं रखी, हम बस इमेजिन करें कि यार मैंने ये देखो कंज्यूम किया, ये मैंने स्किप किया। एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे होते, हम बस लाइक कुछ वैल्यूज़ आगे पीछे कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे है लेवेनस्टाइन डिस्टेंस के अंदर भी हम बस इमेजिन कर रहे होते हैं कि हमने रिप्लेसमेंट किया और हम पॉइंटर्स को आगे पीछे कर देता, ठीक है।
अच्छा जी। अच्छा, तो ये बातें हमने बड़ी कर ली हैं टैबुलेशन वगैरह के बारे में। अब तक होपफुली आपको टेबल देख के आप डरते नहीं होगे, राइट? लाइक थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब हम इसको इस्तेमाल करने की बात करते हैं एक डिफरेंट सवाल के लिए। अभी तक हम बात कर रहे थे कि यार जैसे नैपसैक था, उसके अंदर हम क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं? हम एक वैल्यू रिटर्न करते हैं सिंगल, कि यार इतने टोटल पैसे कमा सकते हो आप। अभी तक हमने काम की बात नहीं की थी कि कैसे, किस सीक्वेंस से मैं ये मैक्सिमम अमाउंट कमा सकता हूँ। अभी तक बस बात ये हो रही थी कि यार मैं $9 मैक्सिमम कमा सकता हूँ, लेकिन कैसे, किस सीक्वेंस से? तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है? अब ये चीज़ मेमोराइजेशन के साथ भी हो सकती है, टैबुलेशन के साथ भी हो सकती है। मैं टैबुलेशन के साथ करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन मेमोराइजेशन के साथ भी एग्जैक्टली वही चीज़, 1 to 1 वही चीज़ है, ठीक है? तो ये आगे बैक ट्रैकिंग के अंदर हम करते ही हैं कि हम ट्रवर्स उस तरह से करते हैं जिस तरह से मेमोराइजेशन के अंदर या फिर फंक्शन कॉल के अंदर जो नाइव फंक्शन है ना, जिस तरह से उसने कॉल करना है ना, उस तरह से चलेंगे। कि मतलब हम बेसिकली ना उस ओरिजिनल रेकरेंस जो थी हमारी, ठीक है, उसको ट्रेस आउट करते हैं कि किस सेट ऑफ ऑपरेशन से ही मेरे पास वैल्यू आई होगी। वैसे मैं हवा में बातें करूँ और कन्फ्यूज़ हो गया, सीधा एग्जाम्पल पे आता है। ये हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की, ठीक है? तो उसको ही करके दिखाया था मैं। अब इसके अंदर मैंने अगर बताना हो इन दो स्ट्रिंग्स के अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ क्या होगी, तो मैं टेबल के अंदर से ये बॉटम राइट वैल्यू कर लूँगा जब मैं मेरे रेकरेंस के अंडर कंसिडरेशन पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है? 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4। अच्छा, अब देखना ज़रा, अगर मैं बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के लिए लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, तो मैं अपने रैपर फंक्शन में ओरिजिनली कॉल इधर तक की भेजता ना कि इनको इवेल्यूएट करना सबसे पहले, करंटली इवेल्यूएटिंग ए एंड डी के लिए, और उसके बाद रेकरेंस चलती। तो मैंने वही उसी तरह से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरे पास वैल्यू 4 आई है। 4 कैसे आई होगी, ठीक है? अब अगर मैं अपना एल्गोरिदम रिविजिट करूँ, मेरे पास एल्गोरिदम ये कहता है कि एक प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी ये है कि अगर इक्वल हैं, इफ़ इक्वल, ठीक है, तो आपने ना बस चुप करके ना दोनों पॉइंटर्स पीछे कर देना, ठीक है? और साथ आपने ना इसकी जो वैल्यू रिजॉल्व की है डीपी अरे से, उसके अंदर 1 ऐड कर देना, क्योंकि अब आपके पास सीक्वेंस के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ कंसिडर कर रहे हो आप, ठीक है? स्किप के अंदर ऑब्वियसली कुछ कॉमन नहीं आया, जब कॉमन आएगा हम तभी 1+ करेंगे ना। तो जो कॉमन एलिमेंट आया उसके लिहाज से करेंगे। लाइक अगर मैं 2 एज प्रोसेस कर रहा हूँ और मुझे मेरे कॉमन आया तो मैं +1 करके आगे चलता जाऊँगा, फिर मैं इसको और इसको देखूँगा। अच्छा, ये है दूसरी बात। सबसे पहले हमने ये चेक करना है अपने ड्राई रन के अंदर, ठीक है? दूसरी चीज़ जो है वो है कि आपने लेफ़्ट स्किप और राइट स्किप के अंदर से मैक्स निकालना है, लेकिन ये एक सेकेंडरी चीज़ है, प्रायोरिटी ऊपर वाली चीज़, सही है? तो ये हमारा स्टैंडर्ड होगा जब हम ये करने वाला। तो अब अगर मैं इसको देखता हूँ, मेरे पास अगेन 3 चॉइसेस हैं कि कहाँ से आया हो सकता है, या तो लेफ़्ट स्किप या राइट स्किप या इक्वालिटी वाला केस। और प्रायोरिटी कौन सा चेक करना? प्रायोरिटी है इक्वालिटी का केस। तो अब देखते हैं क्या i = 5 और j = 4 के ऊपर वैल्यू सेम आ रही है। आप अगर देखो i = 5 के ऊपर और j = 4 के ऊपर वैल्यू सेम नहीं है, तो इक्वालिटी का केस नहीं था, ठीक है? ये नहीं था। तो क्या होगा? तो मुझे पता चल गया है ये नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सी इसके बराबर है? ये तो ऑब्वियस सी बात है 4, ठीक है? तो इससे मुझे ये पता चला है कि अभी तक मैंने कोई भी कॉमन सीक्वेंस लेटर कंज्यूम नहीं किया। मैंने अभी तक वैसे एक स्किप प्रोसेस की है, जो स्किप मेरे एक्चुअल रन में भी हुआ था, जो मेरा ऑप्टिमल रन है। अब मैं देखता हूँ ये 4 कैसे आया, ये 4 कैसे आया होगा। वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि प्लस हुआ होगा क्योंकि सारे 3s हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं फॉर्मली कि i = 4 और j = 4 पे क्या एक ही लेटर है। तो अगर आप देखो i = 4 और j = 4,
तो दोनों एज हैं, तो दोनों एज है ना, तो लाजमी है कि ये बना हुआ होगा। और अब मुझे ना अपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का आखिरी लेटर पता चल गया, ए। ठीक है, अब फिर से मैं अपनी ऑप्शन कंसिडर करूँगा। अब देखते हैं कि क्या ये स्किप होने की वजह से आया या फिर कोई +1 होने की वजह से आया। अब i = 3 और j = 3 का सेम लेटर है? नहीं, i = 3 और j = 3 आर नॉट द सेम लेटर, तो ये वाली चीज़ नहीं हो सकती। तो हम वो काट देते हैं और अब हमें पता है कि फिर 3 यहाँ से आया होगा। तो अब इक्वालिटी का केस नहीं था, इसलिए हम LCS के अंदर नहीं वैल्यू डाल रहे। अब ये 3 कैसे आया, ये देख के वैसे पता चल गया, लेकिन एल्गोरिदम इसी तरह से चलेगा कि वो सबसे पहले चेक करेगा इफ़ इक्वल। ठीक है, तो क्या i = 3 और j = 2 वाले लेटर्स सेम हैं? तो i = 3, j = 2, हाँ ये सेम है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से आया, और मैंने अपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के अंदर वो लेटर भी डाल दिया जो कॉमन था इनके अंदर, ए। ठीक है, अब फिर से मेरे पास एक सेट ऑफ ऑप्शंस आएंगे। अब ये कहाँ से आया होगा? फिर से इक्वालिटी का केस है, यहाँ से बी से आया था, फिर से इसके अंदर स्किप हुआ क्योंकि i = 1 और j = 0 सेम नहीं थे, a इज़ नॉट इक्वल टू c, तो यहाँ से आया, और ये वाला फिर लाजमी ऐसे आया होगा, तो c, b, a। इस तरह से हमने बैक ट्रैक करके वो सीक्वेंस भी निकाल लिए। पहले हम लेंथ निकाल रहे थे, अब हमने उसको इस्तेमाल करके सीक्वेंस भी निकाल लिया, और ये हर प्रॉब्लम पे अप्लाई हो सकता है। लिटरली हमने जो सारी प्रॉब्लम्स किए ना उन सब पे ये इस तरह से हम कर सकते हैं, बस हमने एल्गोरिदम इसी तरह से रन करना होगा जिस तरह से भी हमने किया। तो अब मैं एक और के लिए करके दिखाता हूँ, यह नैपसैक, O1 नैपसैक, बेसिक वनीला। ठीक है, नॉट अनबाउंडेड, नॉट फ्रैक्शनल, बस वनीला O1 नैपसैक। तो इसके केस के अंदर मैं शुरू करता हूँ उसी तरह से अपने बॉटम राइट से, जिस तरह से मैंने अपने रैपर फंक्शन में करना था कॉल। अब ये 9 कहाँ से आया होगा? अब मेरे पास जब मैं 5th एलिमेंट को प्रोसेस कर रहा हूँ, इंडेक्स 5 वाली एलिमेंट, ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे भी वही काम करता जो मैंने पहले किया था। मैं इसको भी इंडेक्सेस दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक हो गया। अब या तो मैंने 5th एलिमेंट पकड़ी होगी या नहीं पकड़ी होगी, सही है। तो ये जो 9 आ रहा है, क्या ये पकड़ने की वजह से आ रहा है या ना पकड़ने की वजह से आ रहा है? आप कह रहे हो यार ये तो 9 है, लाजमी बात है पकड़ के ना पकड़ने से ही आ रहा होगा, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा कंसिडर करते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर आपको 8 लिखा नहीं नज़र आ गया तो ऐसा, क्योंकि आपने इसको प्लस करना है इसकी वैल्यू के साथ। तो अगर मैं ओरिजिनल एल्गोरिदम निकालूँ, इसमें हम क्या करता था, कंज्यूम के कैसे वैल्यूज़ i + DP अरे की वो वाली वैल्यू जिसके अंदर हम c- वेट वगैरह करते हैं, तो वैल्यू भी देखनी होगी हमने। तो 5th एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? 5th एलिमेंट की वैल्यू 3 है, तो 4 + 3 क्या होता है? 7 होता है। 7 इज़ नॉट इक्वल टू 9, तो वहाँ से नहीं आई होगी। ये देखना ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि मल्टीपल पाथ्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और हो सकता था कि 9 वाला पाथ आगे जाके किसी तरह का मसला क्रिएट कर, वैसे नहीं करता, ये बूंगी मैंने एंड पे, लेकिन दोनों पाथ्स मल्टीपल वैलिड हो सकता है। तो हो सकता था कि कंज्यूम और नॉट कंज्यूम दोनों दोनों जो सिनेरियोज थे उन दोनों से आपको एंड पे 9 मिल रहा था। ठीक है, और इसका मतलब है कि 2 सेट ऑफ चॉइसेस होंगी, 2 सीक्वेंसेस होंगे जिनके लिए आपको ऑप्टिमल वैल्यू मिल रही होगी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था क्योंकि 4 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 9। ठीक है, तो स्किप हो गई, i = 5 हमने नहीं पकड़ी, इससे हमें ये पता चला। अब ये 9 कैसे आया होगा? अब ये वाली एलिमेंट के बारे में हम बात करें, हमने 5 प्रोसेस कर लिया, अब हम इसको नहीं देख रहे, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो इसका वेट 2 है और वैल्यू 1 है, तो या तो मैंने पकड़ा होगा या नहीं पकड़ा होगा। तो मेरी कैपेसिटी इस वक्त 8 है इस ब्लू वाले पॉइंट के ऊपर। तो लाइक ऑब्वियसली अब देखते हैं ना, मैं पकड़ सकता हूँ। तो वेट 2 के केस के अंदर मैं 2 यूनिट्स लेफ्ट पे चला जाता हूँ और 1 यूनिट ऊपर, और स्किप के केस में खाली 1 ऊपर चला जाता हूँ। तो देख के ही पता चल रहा है वैसे कि स्किप नहीं किया हुआ, लेकिन अगर हम फॉर्मली इसकी वजह बताना चाहिए वो यही है कि 1 + 1 मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, 1 + DP अरे के अंदर से जो मुझे i - 1 j - वेट, ये मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि बाद में अगर आपने कोड लिखना हो तो आप कर सको। ठीक है, खैर, तो इस तरह से हम इन्फर कर लेते हैं कि यहाँ पे कंज्यूम किया था हमने, i = 4 हमने कंज्यूम किया है, तो यहाँ से 8 आया।
ठीक है। अब 8 कैसे आया होगा? 8 इस तरह से आया हो सकता है कि आपने थर्ड आइटम इंडेक्स नंबर 3 कंज्यूम किया था या नहीं किया था। तो क्या 8 प्लस डी पी अरे आई माइनस जे माइनस जे इस वक्त 3 है ना, तो मैं सीधे जे की वैल्यू लिखता हूँ 3 नहीं आई जे इक्वल्स 8 वैसे भी नहीं जे क्या है, जे 6 है ग्रीन के लिए, जे 6 है 6 माइनस ये 8 वाली का वेट क्या है 6 है, सही है 6 7 अच्छा, जो कि ये बेसिकली 0 बन जाता है, ठीक है। तो कॉलम 0 रो एक नंबर पीछे, तो ये प्लस करो तो आपको एंड पे 8 ही मिलता है, और 8 इज़ इक्वल टू 8 तो समझ आ गया कि यहाँ से ही आया होगा क्योंकि 4 इज़ नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं और हमें पता चल गया कि यहाँ पे कंज्यूम किया था। अब आगे हम जितना भी चेक कर लें कंज्यूम कर ही नहीं सकते क्योंकि कैपेसिटी 0, तो आपको पता है कि बकाया चीज़ें ऑब्वियसली स्किप हुई होंगे। तो हमें पता चल गया कि क्या ऑप्टिमल सीक्वेंस है। ऑप्टिमल सीक्वेंस ये है कि थर्ड और फोर्थ आइटम पकड़ लो तो आप मैक्सिमम पैसे कमा सकोगे। तो बैक ट्रैकिंग से फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें एक्शनेबल एडवाइस मिल रही है, खाली ये नहीं पता चल रहा है कि थियोरेटिकली आप मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं, आपको पता चल रहा है कि किन चॉइसेस के लिए आप कर सकते हो। और इसका एल्गोरिदम मैंने बेसिकली ड्राई रन करके दिखा दी, जिसने कोड करना होगा वो कर सकता है इससे। लेकिन फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं निकाल ही लेता हूँ। मैंने यहाँ पे किया था सबमिट, मेरे दिमाग में पहले आया नहीं था स्लाइड्स बनाते हुए, तो मैं अभी कर दूँ। रिकॉर्ड हो रहा है ना सब कुछ? कितनी देर का मैं बोल रहा हूँ? घंटा हो गया? अच्छा कहाँ गई असाइनमेंट निकालता है, ये रे। तो इसके अंदर आपके पास जो केस बनता है बैक ट्रैकिंग के कोड का, क्या मैंने अच्छा नहीं मैं शायद ओ नहीं मैंने इसमें नहीं की थी, वो क्विज़ में लिखा था। ओ भाई दूध वाला आ गया इंसेन। अच्छा जी अब डीपी के अंदर एक और प्रॉब्लम भी थी जो हमारी असाइनमेंट में दी थी, और इट्स लाइक प्रिटी डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो काबिल ज़िक्र है क्योंकि वो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। वो इन सारी प्रॉब्लम की स्ट्रक्चर से थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके अंदर एक लाइक पूरा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है कि आप ये नहीं देख रहे कि इस टाइम पे अगर मैं ये एक्शन कमिट करूँ क्या कॉन्सिक्वेंस, आप ये कह रहे हो कि अगर मैं ये ना करूँ तो क्या होगा राइट। उसके अंदर ये है कि अगर मैं ये वाला बलून ना पॉप करूँ तो क्या होगा। तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट पैराडाइम है और मेरा नहीं ख्याल उसके आने के लाइक कोई भी चांसेस हैं, इसलिए मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। उसके ऊपर पहले ही हमने डीपी पे घंटा लगा दिया और लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फिर वो यहाँ से देख सकते हैं, मैंने खुद यहाँ से समझा था। अच्छा एक और प्रॉब्लम है, वो है कैडेंस एल्गोरिथम। वो मैक्सिमम सबरे सम हमने n log n में किया था, हमने n स्क्वायर में किया था मिड वन की बारी। अब हम करने वाले हैं O of n में। O of n के लिए जो इसकी अप्रोच है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसकी वजह से मुझे लगता है ये डीपी है भी नहीं, लेकिन हमें डीपी में पढ़ाया था। ये डीपी और ग्रीडी के दरमियान में कहीं आता है, तो इसलिए मैं दरमियान में ही रखा हुआ है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह से अरे है, ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्टिमल आंसर क्या आ रहा है? ठीक है थोड़ा सा टाइम ले लो। इट्स 8 नहीं 8 भी नहीं है 7 ही आ रहा है, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये लो हाँ ठीक है। तो 5 + 4 + 1 दैट्स 9 + 1 10 - 2 8, ठीक हो गया, सही है ठीक है। अच्छा हाँ अब ऑप्टिमल ये बन रहा है। दूसरा कैंडिडेट ये था सेकंड रनर्स अप में। खैर अब ये मैं कैसे निकाला? एल्गोरिथम इज़ प्रीटी सिंपल। आपने बस ये करना है कि ये आपका आई है, ये ट्रेवर्स करता रहेगा। वो ना करो सच्ची। अच्छा और ये आपका करंट है या सम कह लो। उसके अलावा एक आपका होगा मैक्स या रिज़ल्ट, ठीक है। इन सब को मैं 0 पे इनिशियलाइज कर दिया। सम ओरिजिनली 0 है। अब मैं इसको रीड किया और मैं आगे निकल गया। सम क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक है। सम इज 7 और रिज़ल्ट भी 7 हो गया। उसके बाद मैं अब आया हूँ अगले पे
8 रीड करके -8। तो अब मेरा सम क्या हो गया, -1। भरोसा रखो ये 1 है, और अभी भी मेरे पास मैक्स रिजल्ट जो है वो 7 ही है। अब इस मौके पे जो मैंने करना है ना, जो कडेन्स एल्गोरिथम का लाइक की पॉइंट है, वो ये कि जैसे ही आपका करंट सम माइनस में चला जाए ना, इसका मतलब है आपके पास जो हिस्ट्री थी ना ये वाली, अब ये आपके आगे वाले सीक्वेंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालना शुरू करेगी ऑब्वियसली। तो अब इस हिस्ट्री को आप डंप कर सकते हो। अगर अच्छा आंसर आना था ना यहाँ पे, तो वो यहाँ पे कहीं आ गया होगा रिजल्ट में पड़ी हुई वो इन्फॉर्मेशन, आप कुछ लूज़ नहीं कर रहे, तो आप इसको सीधा 0 कर दो, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई अच्छा आंसर था हिस्ट्री के अंदर आपकी इस पॉइंट से पहले आई के पीछे, तो वो इस वक्त रिजल्ट में पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको -1 वाली हिस्ट्री लेके चलूँगा ना आगे, तो आगे वाले हिस्से पे नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ना, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे रीसेट कर दूँगा और फिर मैं आगे चलूँगा। तो अब मैं आई का पॉइंटर आगे लेके जाऊँगा, सम हो जाएगा 1, ठीक है। फिर मैं इसको आगे लेके जाऊँगा, सम हो जाएगा 6। अब मैं इससे आगे लेके जाऊँगा, अब ये नेगेटिव वैल्यू है लेकिन ये मेरे सम को नेगेटिव नहीं बनाने वाली। सम मेरा अब हो जाएगा 4, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अभी भी मैं रीसेट नहीं करूँगा, और अब मैं इस वाले 4 को कंज्यूम करूँगा और मेरा आई ख़त्म हो जाएगा, आउट ऑफ पॉइंट चला जाएगा, और अब मेरा सम बन जाएगा 8, ठीक है। और रिज़ल्ट मेरा कट के यहाँ पे मैक्स का कंपेयर होकर आ जाएगा जी 8, ठीक है। ये है कडेन्स एल्गोरिथम, और ये एक पास पेपर क्वेश्चन में आया हुआ है, अभी हम उसके ऊपर आएंगे जब आएगी इसके बारे में। अब बस थोड़ी सी बात करते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स के बारे में, क्योंकि मेरा रात का खाना आ गया। अच्छा, वो ये है कि आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप किसी गिवन ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में ना, मतलब बेसिकली कीड़े निकाल सकते हो कि यार ये नहीं काम करेगी फ़लानी प्रॉब्लम फ़लाने इनपुट के लिए। तो आपको थोड़ा सा ना ये इंट्यूशन अभी तक डेवलप हो ही गया होगा कि यार क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ नहीं करती। थोड़े से तो आप कीड़े निकाल ही लेते होगे, तो आपने बस वही चीज़ करनी है। अभी हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स में इसकी, लाइक किस तरह से लेक्चर्स में बताया गया था, लेकिन मेरे ख्याल उससे कोई इतना भी खास फ़ायदा होने वाला है, बट स्टिल लेक्चर्स में बहुत कम प्रॉब्लम्स कराए, खाली 2 प्रॉब्लम्स कराई, बहुत बेसिक से। उसके अंदर लाइक वो पूरे लेक्चर्स जो थे वो 5 मिनट की बात में सम अप हो सकता है। खैर, उसके अलावा जो आपसे दूसरी चीज़ एक्सपेक्टेड है वो ये है कि आप एक रोबस्ट किस्म की ग्रीडी अप्रोच बना सको जो हर टेस्ट केस पास कर ले। और ये काफ़ी बड़ी आस्क है, क्योंकि हमें प्रूफ ऑफ करेक्टनेस नहीं बताया हुआ, तो हम जानते भी नहीं है कि क्या हमारी अप्रोच लाइक हर वैल्यू के लिए सही होगी या नहीं होगी। लेकिन ये अच्छी बात ही है कि प्रूफ ऑफ करेक्टनेस, ये वरना वो लाइक मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह वाली चीज़ें आ जाती हैं। खैर, सबसे पहली प्रॉब्लम है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। अब अगर मेरे पास कोई सेट ऑफ पोटेंशियल चीज़ें हैं जो मैं एक वक्त में कर सकता हूँ, या फिर एक कमरा है जो लैंड हो रहा है जिसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स के ऊपर ही अप्लाई करती है। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पे अप्लाई हो जाएगी, इसी को टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जा सकता। और वो यही है कि अगर मैंने इनमें से नॉन ओवरलैपिंग चीज़ें पकड़नी है, ठीक है। प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि नॉन ओवरलैपिंग चीज़ें मैक्सिमम अमाउंट हमने पकड़नी है। हम ड्यूरेशन नहीं देख रहे, हम अमाउंट देख रहे हैं, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो मैं मैक्सिमम कितनी पकड़ सकता हूँ नॉन ओवरलैपिंग। तो मेरे सामने नज़र आया कि मैं या तो सिल्क सॉन्ग बिंजिंग कर सकता हूँ, या मैं लाइक बी इनसेन पकड़ सकता हूँ सिल्क सॉन्ग के साथ। यही 2 मेरे पास पेयर बनता है। तो इसके लिए जो अप्रोच अगर मैंने कोई ग्रीडी डेवलप करनी हो ना, तो वो होगी कि सबसे पहले जो हो रहा है ना वो पहले पकड़ लो, पिक अर्लीस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि यार मुझे हमेशा ना लाइक आगे वाली मैं बाद में पकड़ सकता हूँ। ये सोच के किसी ने कहा कि ऐसा सबसे पहले वाली हो रही है ना वो पहले कर दो, बाद में फिर आपके पास कितना ही टाइम ले रही है आगे वाली फिर आप चूज़ कर लेना। लेकिन ये अप्रोच ब्रेक हो जाती है जब कोई इस तरह का काम आ जाए जो बेसिकली सुबह सुबह शुरू होता है, पूरा दिन ही ले लेता है, तो आप बेसिकली कुछ भी नहीं और कर सकता। अगर आप यूनिवर्सिटी चले गए आप कुछ भी नहीं और कर सकते, ट्रू एंड रियल, ठीक है। तो ये आपको अगर कहा जाए कि इस ग्रीडी अप्रोच के लिए एक काउंटर एग्जांपल बताओ, तो आप यूँ बता सकते हो कि आपको पता है कि इस अप्रोच ने हमेशा अर्लीस्ट पकड़ना है, तो आप सोचो कि किसके ऊपर ये ब्रेक कर सकता है। तो यही है कि अगर आप अर्लीस्ट एक्टिविटी पूरा दिन ले लें, ठीक है, यही इंट्यूशन कहता है। तो इसका एक्चुअल आंसर जबकि ये बनता है, राइट, या फिर बी इनसेन, राइट। तो ऑब्वियसली अप्रोच 1 गलत थी, लेकिन हमें ये बताना आना चाहिए कि क्यों थी, और उसके लिए ये काउंटर एग्जाम्पल हम इस तरह से देंगे। अब हम अगर इसको देखते हैं, कहता हूँ यार चलो ठीक है, वो एक बड़ी लंबी सी थी ना, अब मैं सबसे छोटी वाली को प्रेफर कर लेता हूँ, और टाई ब्रेकिंग के लिए मैं सबसे अर्ली वाली को पकड़ लूँगा, तो अब चल जाना चाहिए। तो अब इसके लिए तो चल रहा है।
लेकिन इसके लिए भी मैं काउंटर एग्जांपल दे सकता हूँ। इसके लिए काउंटर एग्जांपल थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, लाइक थोड़ा कर लेता। हम इस तरह की एक्टिविटीज़ सेट करते हैं कि यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी डाल देते हैं जो बी इनसेन के लिए 2 ओवरलैप हो रही हैं बेसिकली। वॉच अ 3 आवर लॉन्ग वीडियो और गूनिंग, ये 2 ऐसे टास्क हैं जो मैं बी इनसेन अगर कर रहा हूँ मैं नहीं कर सकता, और अगर मैं नहीं कर रहा मैं दोनों कर सकता। तो इस केस के अंदर मेरा एल्गोरिदम अभी भी यही आंसर दे रहा है, जबकि असल आंसर ये है। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी भी है। तो इसके लिए भी ना काउंटर एग्जांपल एग्जिस्ट करती थी। हाँ कर दी है मैंने, सॉरी। ठीक है, पागल हुआ। अब इसके लिए जो बेहतर एल्गोरिदम है वो यही है कि अर्लीस्ट एंड टाइम पहले पकड़ो। अर्लीस्ट एंड टाइम पकड़ने का फॉर्मल प्रूफ ऑफ हम नहीं करने वाले, लाइक करेक्टनेस, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से अगर मैं विजुअल प्रूफ देने की कोशिश करूँ वो यही है कि अगर कोई चीज़ पहले ख़त्म हो रही है ना, आपके पास जो सेट ऑफ ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप जो बकाया ले सकते हो वो काफ़ी बड़ी होंगे। जबकि अगर आप अर्लीस्ट ख़त्म होने वाली के बाद कोई चूज़ करो ना, अगर आपकी ये अप्रोच गलत है, लेट्स से कोई और अप्रोच एग्जिस्ट करती है जो बेहतर होगी, उसका जो होगा ना सेट ऑफ ऑप्शंस वो हमेशा आपसे छोटा होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक्टिविटी इधर भी आ रही है। तो आपके पास हम बेसिकली ऑप्टिमाइज़ करें फॉर अ लार्जर सेट ऑफ ऑप्शंस एट ऑल टाइम्स। और ये एक माइक्रो डिसीजन ऐसा है जो हमारे मैक्रो लेवल पे बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स का काम ही यही है कि जैसे हम डीपी के अंदर सारे केसेस कंसिडर कर रहे थे और बस रिजल्ट्स रीयूज़ कर रहे थे, इसके अंदर हम सारे केसेस कंसिडर करते ही नहीं है। हम कोई माइक्रो लेवल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं जो मैक्रो लेवल पे जनरलाइज हो जाए। ठीक है, अब इसी तरह से ये मैंने उसको लिख दिया कि अप्रोच क्या है। इसके अंदर ये करोगे कि आप सॉर्ट बाय अर्लीस्ट एंड टाइम, ये आपके लिए एनलॉग एंड टाइम ले लेगा। फिर आप बस ऑफ एंड टाइम में बस कंज्यूम करी जाओ, लेफ्ट टू राइट जितने हो सकते हैं। अगर कंज्यूम कर सकते हो कंज्यूम कर लिया, नहीं किया ना करो, टाइप शर्ट। आखिरी फिर इसके बाद अगली जो प्रॉब्लम है वो है फ्रैक्शनल नैपसैक। अब फ्रैक्शनल नैपसैक किस तरह से डिफरेंट है कि अब आप आइटम का थोड़ा सा हिस्सा ले सकते हो। अब आपके पास लाइक वो गोल्ड बार पड़ी हुई है ना, अगर इस तरह से आप उसको काट के थोड़ा सा हिस्सा निकाल लो, आप लाइक को कि ठीक है यार मैं इतना हिस्सा ले जाता हूँ और इतना हिस्सा छोड़ देता हूँ, ये फ़र्क है। तो इसके अंदर अब हम ग्रीडी एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले जो कुछ गलत अप्रोचेस दिमाग में आती हैं वो है कि सबसे पहले मोस्ट वैल्यूएबल आइटम पकड़ लो। मोस्ट वैल्यूएबल के लिए बहुत इजी काउंटर एग्जांपल है कि आपने एक बहुत वैल्यूएबल आइटम पकड़ ली है, ठीक है, ये आपने पकड़ लिया जी कोई फॉर लाइक 500 और इसका वेट था कोई 5 kg, और अगर आपकी कैपेसिटी थी 6 kg, तो मे बी आप कोई 300 की चीज़ें पकड़ सकते थे जिससे फिर ज़्यादा ऑप्टिमल रिजल्ट मिलता। लेकिन अब आपकी जगह भी ज़ाया हो रही है, खाली 5 kg की चीज़ पकड़ ली है और आपके पास कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं सामने जो 1 kg की आ सकती है। वैसे 1 kg की अगर आप फ्रैक्शनल डाल भी लो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, फ्रैक्शनल की बात हो रही है ना भाई, यार मेरे पास कोई इतनी लेके अच्छी काउंटर एग्जाम्पल निकालने का टाइम नहीं है, दिल नहीं कर रहा। बट इसके लिए आप यही करोगे कि आप उसको ना वैल्यूएबल आइटम को बहुत ज़्यादा वजन दे दोगे और बकाया छोटी आइटम्स जिनकी वैल्यू मे बी लाइक $450 हो, ठीक है, चलो दे ही देता हूँ, $450 हो, लेकिन उसका वेट लाइक 1 kg है। इस तरह के आपके पास कोई 5 आइटम्स पड़ी हो तो ऑब्वियसली वो लेना बेहतर रहेगा। तो उस केस के अंदर आप अपने आप को लाइक बिना वजह का पागल कर रहे हो। अगर आपके पास यूँ को 5 आइटम्स थे तो ऑप्टिमल बनता है 4, अगर आपके पास 5 की ही कैपेसिटी है, सिंप्लीफाई करना था तो 5 × 450 ये आपका ऑप्टिमल बनता है। लेकिन आप पकड़े खाली $500 की चीज़, लालच बुरी बला है, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रीडी अप्रोच आपकी गलत थी। लेकिन लाइटेस्ट फिर आप कहते हैं चलो ठीक है वज़न ज़्यादा होना मसला था ना, अब अगली मेरी अप्रोच है कि मैं सबसे हल्की चीज़ पकड़ रहा हूँ। अब हल्की चीज़ के अंदर ये है कि अगर ये सारे $1 होते तो भी मसला हो जाना था, ठीक है, तो फिर लाइक वैल्यूबल वाला भी बेहतर रहना था। तो ये भी ग्रीडी अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि फिर आपको $5 मिलने थे जबकि आप $500 ले सकता था। तो अगली अप्रोच ये बनती है कि आप वैल्यू टू वेट रेशियो के लिहाज से देखो। वैल्यू टू वेट रेशियो के लिहाज से देखोगे ना, तो अगर आपके पास कोई ऐसी आइटम आ भी गई है,
इस तरह का केस आ भी गया ना तो वो हैंडल हो जाएगा, और वो इस तरह से हैंडल होएगा कि इनकी रेशियोज़ अगर हम लिखें तो व्हाट इज़ 500/5, तो ये मुझे बेसिकली दे रहा है $100 फॉर एवरी kg आई लाइक टेक। जबकि ये वाले जो है ना इनकी रेशियो ज़्यादा अच्छी है, ये मुझे दे रहे हैं 450/kg। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे जिसकी पर kg ज़्यादा है ना वो लूँगा, क्योंकि एंड पे जाके तो मैं इसकी फ्रैक्शंस भी ले सकता हूँ। पहले वाला मसला नहीं है कि मैं खाली या लूँ या ना लूँ, अब मैं फ्रैक्शंस भी ले सकता हूँ, तो इसका चिल सीन हो गया। तो ये अब एक बात है कि ये ग्रीडी अप्रोच जो वैल्यू टू वेट रेशियो वाली है ये ओवन पे नहीं काम करती, खाली इसमें करती है, और उसकी वजह ये है कि आप फ्रैक्शनल ले सकते हो। यहाँ पे एक वैल्यू सेट एग्जांपल है, ठीक है, जिसके अंदर अगर मेरे टोटल सपोर्टेड वेट 6 है, ठीक है, अगर मैं वैल्यू टू वेट वाले रूल को लगाऊँ ना तो सबसे ज़्यादा वैल्यू टू वेट रेशियो इसकी बनती है। तो मैं ये 4 किलोग्राम का 40 डाल लूँ, प्लस अब मैं कुछ भी नहीं डाल सकता क्योंकि मेरी वेट ख़त्म हो गया। जबकि फ्रैक्शनल के अंदर मैं इसका इसको मैं 3 की जगह मैं इसके अंदर से 2 किलोग्राम्स का हिस्सा पकड़ लेता तो मुझे मिलते 18 × 2/3, तो मुझे प्लस 12 मिल जाता। फ्रैक्शनल नैपसैक में ये सॉल्व हो जाता इस तरह से और मुझे ऑप्टिमल आंसर दे देता, लेकिन इसमें नहीं दे रहा। ओवन नैपसैक में फिर ऑप्टिमल आंसर आपको उसी तरह से DPCA निकालना पड़ेगा, जो कि आपको मिल रहा है इस केस के अंदर 36 में। ओ भाई ये तो एग्जांपल ही गंदी है, ये एग्जांपल चेंज होनी चाहिए थी। खैर ये काउंटर एग्जांपल सही नहीं है, लेकिन इसकी काउंटर एग्जांपल एग्जिस्ट करती है और वो इसी रूल पे कि आप एक्स्ट्रा पकड़ नहीं सकता। खैर अच्छा ये काउंटर एग्जांपल गलत है, खुद कर लेना। अब हम करते हैं थोड़ी सी आखिरी बातें, क्विज़ में क्या आया था और मिड्स में क्या आया हुआ है। ठीक है, हमारा क्विज़ बहुत इजी था। हमारे क्विज़ में ना एक एल्गोरिथम डिस्क्राइब किया हुआ था कि एक स्टूडेंट है, उसके पास n अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है पेपर में आए, और उसने सोचा कि यार जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला होगा ना मैं सबसे पहले करूँगा, लेकिन इसने ना केटर नहीं किया कि टाइम कितना लेगा। तो इसके अंदर अगर आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट देनी हो ना तो आप इस तरह का सिनेरियो बना सकते हो कि पहला सवाल ही उसका पूरा टाइम ले ले। कोई इस तरह से लगा लो, कोई 70 मार्क्स का सवाल है जिसके 70 नहीं, लेट्स से कोई 40 मार्क्स का सवाल है जिसके लिए घंटा लग जाएगा उसको, और उसको बस टाइम ही घंटा है, और बकाया सारे सवाल हैं जो वो पूरे टाइम में कर सकता था 1 घंटे के अंदर, जिनके वेटेजेस इंडिविजुअल कम है इस तरह से करके। लेकिन इसके अंदर इसको कोई 40 मिनट लग जाता है, इसके अंदर 1 मिनट लग जाता, इसके अंदर 1 मिनट लग जाता, तो इस तरह से वो ज़्यादा आंसर निकल जाता था। लेकिन वो 40 के चक्कर में 1 घंटे के अंदर कम वैल्यू ले रहा है, जबकि वो ये वाली वैल्यू ले सकता है 50। ठीक है, तो ये काउंटर एग्जांपल देनी थी बस। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या कॉइन डिनोमिनेशंस की प्रॉब्लम ग्रीडी एल्गोरिथम से हो सकती है। उन्होंने इस तरह से नहीं पूछा, इस तरह से पूछा था कि इसके लिए कोई ग्रीडी एल्गोरिथम दो, उसके बाद उसके अंदर कोई काउंटर एग्जांपल दो कि कब ब्रेक होगा, और उसके बाद बताओ कि इसके लिए सही आंसर क्या होगा। और सही उसके लिए ग्रीडी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसके लिए आपको DP ही लगानी पड़ेगी। ओवर नैपसैक वाला मसला आ जाता है इसके अंदर। तो फॉर द सेम रीज़न ओवर नैपसैक के लिए ग्रीडी अप्रोच नहीं एग्जिस्ट करती, डिनोमिनेशंस के लिए भी नहीं करती। और हमने कॉइन डिनोमिनेशंस के बारे में बात की थी जब DP के बारे में बात कर रहे थे। तो ये क्विज़ बहुत ईजी आया था, सबके पूरे माना है, तो क्विज़ इतना काबिल गौर नहीं है, सीधा मिड पे आता है। तो जो पास पेपर है ना फॉल 2023 का, उसके अंदर ये ड्रॉड कटिंग प्रॉब्लम का ड्राई रन आया हुआ, और इसके अंदर ना मैंने ड्रॉड कटिंग के अंदर 2 अप्रोचेस डिस्कस की थी, आपको शायद याद हो। एक मैंने की थी ऑप्शन सेलेक्ट, एक मैंने की थी अनबाउंडेड नैपसैक। अनबाउंडेड नैपसैक के अंदर आपके पास जो DP अरे बन रही थी ना वो 2D बन रही थी। यहाँ पे जो आपके पास बन रही है ना ऑप्शन सेलेक्ट वाले केस के अंदर, उसके अंदर एक 1D अरे बन रही है, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट खाली एक ही है, और वो है रिमेनिंग लेंथ उस अप्रोच के अंदर। तो इसकी 1 डायमेंशनल DP अरे बनती है। तो मैंने 1 डायमेंशनल के बारे में पहले बात नहीं की थी, तो अब कर लेता हूँ। तो इस तरह से भी हो सकता है, और उन्होंने उसके लिए रेफरेंस भी दी हुई है। अब रेफरेंस भी देख लो एक ही बारी, क्योंकि आ जाती होती हैं चीज़ें। जो हमारा कोड करा था ना उसको मैथ में लिख दिया उन्होंने, ठीक है, कि वो वाली आर्ग्यूमेंट चूज़ करो। अच्छा नहीं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट फॉर दीज आइज़, ठीक है, वो रिटर्न कर दो इसके लिए। इसके अंदर ये जनरली
लाइक अगर आपका ये रॉड कटिंग एल्गोरिदम कॉल हो रहा है तो एक तो ये है ना कि लाइक प्राइस ऑफ आई, अगर मैं इतनी लेंथ की चीज़ काटूंगा, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है, प्लस रिमेनिंग लेंथ की जो ऑप्टिमल मिलती है रेकरेंस के पिछले स्टेप्स है वो, ठीक है। मैं बस लिटरली मैथ में लिख दिया है एल्गोरिदम को, तो इसको बस ड्राई रन करना था। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका कुछ खास है नहीं। तो आप लेफ्ट टू राइट शुरू हो जाओ या राइट टू लेफ्ट शुरू हो जाए की बात है, क्योंकि आपको बाद में करना ही पड़ना। तो राइट लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए। खैर, तो इसमें यही है। अच्छा, तो ये बात हो गई। इसके अलावा था ये सवाल, इसके अंदर उन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी हुई है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा एक फ़नी बात है, उन्होंने इटरेटिव बॉटम अप एल्गोरिदम मांगा हुआ है। तो 1 घंटे से मैं यही बात कर रहा हूँ कि बहुत इजी है रेकरेंस से बॉटम अप में कन्वर्ट करना। तो आप खुद ही गैस कर सकते हो कि ये जो बेस केस है, ये 2 बेस केसेस के लिए मैंने अगर कर रहा होता तो मैं -1 वाली 2 रोज़ बना लेता और बाद में ये चीज़ मैं जनरल केस में डालता था, एंड दैट्स इट। इस तरह से बन जा रहा था ईजिली। तो ये तो बहुत ईजी था सवाल। खैर, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने एक काउंटर एग्जाम्पल मांगी हुई है ग्रीडी एल्गोरिथम के लिए। तो उसके लिए बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैं समराइज़ कर देता हूँ क्या लिखा हुआ। उसने बेसिकली कहा हुआ है कि यार ये मेरे पास सिनेरियो है, ये है बेसिकली लाइक कॉइन डिनोमिनेशंस की तरह का सर, कि इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए लेकिन कम हो सकता है। कॉइन डिनोमिनेशंस एग्जैक्टली इक्वल करते थे, इसके अंदर कम हो सकता है। तो और इसके अंदर लाइक बाउंडेड है, अनबाउंडेड नहीं है। तो उस तरह से कुछ है। वैसे नैपसैक है ब्रो, एक्चुअली ये लिटरली नैपसैक है। खैर, उसका एल्गोरिदम ये कहता है कि ना आपके पास इस तरह से ये पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं, आप सारे कंसिडर ना करो, आप इस तरह से करो कि आप ना अपने इन नंबर्स को सॉर्ट कर लो इस तरह से। उसके बाद ना आप इस एक सबसेट ऐसा बनाओ जिसके अंदर आप सबसे पहले ये डालो 5, फिर आप ये डालो 4। अब आपके पास सम कितना हो गया अभी तक 9। अब जब तीसरा डाल रहे हो ना जिसकी वजह से 10 से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आप ये एक्शन अनडू करके इधर ही ख़त्म कर दो, तो आपको क्लोजेस्ट मिल जाएगा 10 के। ये उसका एल्गोरिथम है। बेसिकली प्रॉब्लम यही है ना कि इस तरह के जो सबसेट्स बन रहे हैं इनमें से किसका सम 10 के क्लोजेस्ट जाता है और उसको एक्सीड नहीं कर रहा। ये वाला एक्सीड कर रहा है इसलिए ये तो कट ही गया रहा, ठीक है। ये वाला 7 देगा, ये वाला 8 देगा, ये वाला 9 देगा। तो 9 वाले का आपको इसका आंसर ये आना चाहिए था। तो उसने ये एल्गोरिथम बताया जिससे आंसर 9 आ रहा है इसके लिए। लेकिन आपने इसके लिए ना काउंटर एग्जाम्पल देनी है। तो काउंटर एग्जाम्पल इसके देने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो कि अच्छा, स्टार्ट एडिंग नंबर्स इन सबसेट। ठीक, मैं नंबर रखता हूँ 15, ठीक है। नाइन 6 और उसके बाद मैं डालता हूँ यहाँ पे 3। अच्छा नहीं, मैं इसको अगर 16 कर दूँ, नहीं मैं इसको अगर 5 कर दूँ, ठीक है। ये नहीं, इसको 6 कर रहा था। 2, मैं इसको 16 कर रहा हूँ, ठीक है, टारगेट को। और मैं इसको 7 कर रहा हूँ 7। अच्छा, अब इसके अंदर से जो ऑप्टिमल है, एक सेकंड, नहीं बेहतर एग्जांपल, इतना ही कर लो। व्हाट द फक एम आई डूइंग, ये इजी सीन, ये कर लो, ठीक है। अब मगर मैं इसका एल्गोरिथम लगाऊं कि मैं सॉर्ट करके सबसे बड़ा वाला पहले डाल दूं, उसके बाद जो भी वायलेट कर रहा है ना अगला, उसके ऊपर मैं टर्मिनेट कर दूं कि यार अब तो आप ऊपर चले गए 16 से। तो इस केस के अंदर ना इसका आंसर एल्गोरिथम का 10 है, जबकि एक्चुअल आंसर बनता है 9 7। तो आप इस तरह से एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो। तो वो थोड़ा सा लाइक प्रैक्टिस से ही आना है, बट इस तरह से आप उसको आंसर दे सकते हो कि यार ये सेट है जिसके लिए टूट जाए। आखिरी जो सवाल इन्होंने दिया हुआ है वो मैं पहले कह रहा था ना, कडेन्स एल्गोरिथम आया हुआ है, वो इस तरह से आया हुआ था
तो इन्होंने कहा है दिस क्वेश्चन इज अबाउट मैक्सिमम सब अरे सम. वी आर गिवन एन इंटीजर अरे ए जिसकी ए 0 to but 0 to n exclusive and we have to find the sub array a जिसके लिए मैक्सिमम सब अरे सम आ रहा है. ठीक है. If mj holds the maximum sum for any segment I till j ending in j minus I, how can we efficiently compute the maximum blah 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 blah. तो efficiency की बात हो रही है, आपको पता ही है O of n सबसे efficient solution है इसका. तो उसके लिए क्या करना है? In other words, write the expression for defining the values of mj plus 1. You do not need a loop or pseudocode. अब मैं आंसर नहीं बताने वाला, पहले आप खुद एक बार पढ़ लो क्योंकि वर्बली सुनने में और रीड करने में बहुत फ़र्क होता है. रीड करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ. कर लिया? ओके. अब बेसिकली इसमें हो ये रहा कि mj जो है मुझे बता रहा है कि मैक्सिमम सब अरे सम फॉर I equals j minus 1. बेसिकली मुझे ये बता रहा. ठीक है. और अगर मैंने इससे अगला निकालना हो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, तो कडेन्स एल्गोरिथम क्या करता था? ठीक है. अगर सम of mj and the next element in the array is less than 0, तो हम रीसेट कर देता था और जो करंट मैक्स था वही रिटर्न कर देता था. राइट. तो ये होगा. एल्स हम ये करते थे कि हम mj प्लस ARR कर देते थे. अभी भी वैसे इसकी जगह ना बेहतर ये होगा कि मैं ये उसी से इंस्पायर्ड है, थोड़ा सा मैं डिफरेंस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मसला आ सकता है इसमें. जब भी लेस होगा तब भी अभी तक मैक्सिमम वही निकला हुआ है. ठीक है. मैक्सिमम सम फॉर एनी सेगमेंट I to j. अच्छा नहीं, सॉरी, ठीक है, मैं जो बता रहा था उसमें थोड़ी सी गलती थी. इसके लिए ज़रूरी है कि mj जिसके रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जिस सब अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर j लाजमी आया हो. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये. तो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम चलें तो ये रेफरेंस कुछ यूँ बनती है कि अगर दिस प्लस aj इज़ लेस दैन 0, तो अब आंसर होगा 0. उसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो एल्स का केस खाली है वैसे. ठीक है. उस केस में यही आपका मैक्सिमम सब अरे सम होगा जो जे को इंक्लूड कर रहा है. थोड़ा सा कुछ इस तरह से कंफर्म कर रहा, आई डोंट नो, बट लाइक मकसद ये कि रेफरेंस लिखनी आनी चाहिए आपको. लाइक ये कडेन्स एल्गोरिथम ही है, बस ये इसका मकसद है. खुद कंफर्म करते रहना. एनीवेज मेरे पास कहने के लिए सिर्फ इतना ही था डीपी के लिए, एल्गो के लिए, और दैट्स इट.